अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय आमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए मलिक सफ्दर हयात की एक और सनसनीखेज तफ्तीशी कहानी सुनते हैं। वो माह जुलाई के इख्तितामी अय्याम थे। सावन अपने चौबन पर था। रात को सोने के लिए लेटो तो बारिश हो रही है, सुबह आँख खुले तो बारिश मौजूद, और दिन भर भी गाहे बगाहे ये अपनी शक्ल दिखाने से बाज नहीं आ रही। मामूलात ज़िंदगी पूरी तरह मुतासिर होकर रह गए थे। ऐसी ही एक बरसाती शाम में मैं थाने में बैठा हुआ था कि जुम्मा मुझसे मिलने आ गया। अगर वो 5-10 मिनट और लेट हो जाता तो मैं कमरे से उठकर अपने क्वार्टर में जा चुका होता। कांस्टेबल बातिल ने कमरे में आकर मुझे बताया, मलिक साहब, एक बंदा आपसे मुलाकात करने आया है। बरसती बारिश में ये कौन मुझसे मिलने आ गया? मैंने सवालिया नज़र से देखा। लगता है कि कोई संगीन मामला ही है, वरना ऐसी इमरजेंसी की क्या ज़रूरत थी? जनाब, मैंने इसे कुरेदने की कोशिश की है, कांस्टेबल ने बताया, लेकिन वो एक ही ज़िद पर अटका हुआ है कि आपसे मिलकर ही अपनी आमद के बारे में बताएगा। ठीक है, भेजो इसे अंदर, मैंने सरसरी अंदाज में कहा। देखूं तो सही वो है कौन और कौन सी इत्तला लेकर आया है। जी अच्छा मलिक साहब, बासित ये कहते हुए कमरे से बाहर निकल गया। चंद सेकंड के बाद जुम्मा मेरे सामने बैठा हुआ था। इसकी उम्र 35 और 40 के दरमियान रही होगी। वो दरमियानी कद काठ का मालिक एक ऐसा शख्स था जिसकी शनाख्ती अलामात बड़ी वाज़ेह थीं। वो एक आंख से महरूम और एक टांग से मासूर था, और ये तमाम तर महरूमी और माजूरी जिस्म के बाएं हिस्से में वाक़े हुई थी। वो जब गिड़गिड़ाते हुए मेरे सामने आकर बैठा तो मैं चौंक कर रह गया था। एक महरूम और माजूर शख्स का बारिश में मुझसे मिलने आने का एक ही मतलब था, और वो ये कि मेरे थाने की हुदूद में कोई बड़ी गड़बड़ हो चुकी थी। मैंने तशवीश भरी नज़र से अपने सामने बैठे जुम्मा को देखा, और इससे पहले कि मैं कोई सवाल करता उसने राजदाराना अंदाज में कहा, थानेदार साहब, अगर मामला संगीन न होता तो मैं इतनी बारिश में कभी आपके पास न आता। हाँ हाँ, वो तो मुझे अंदाज़ा हो रहा है, मैंने इस बात में सर हिलाते हुए पूछा। लेकिन तुम्हारा लिबास तो बिल्कुल खुश्क है, क्या बारिश ने तुम्हारा मिजाज नहीं पूछा? जनाब, ये किसी को माफ़ नहीं करती, उसने कमरे के दरवाजे की जानिब देखते हुए कहा। कि मेरा मिजाज भी ज़रूर पूछती, लेकिन मैंने मोम जामा ओढ़ रखा था, इसलिए इसकी मेहरबानी से महफूज रहा हूँ। गांव देहात में बारिश के दौरान में लोग अमूमन मोम जामा ओढ़कर बाहर निकलते हैं। ये मोम जामा कोई ख़ास किस्म का ओढ़ना नहीं होता, बल्कि मोम की बड़े साइज़ की थैली की एक साइड लंबाई के रुख पर खोल ली जाती है और किसी टोपे वाले जुब्बे के मानिंद इसे पहन लिया जाता है। मैंने असल मौजू की तरफ आते हुए कहा, जुम्मा, वो कौन सा संगीन मामला है जिसने इस बरसात के मौसम में तुम्हें थाने आने पर मजबूर कर दिया है? उसने जवाब देने से पहले एक मरतबा फिर चौकन्ना नज़र से कमरे के दरवाजे की तरफ देखा, फिर धीमी आवाज़ में बोला, थानेदार साहब, सखावत कोचवान की लड़की गायब हो गई है। उसके इंकिशाफ ने मुझे चौंका दिया, और मैं इज़्तिरारी अंदाज में सिर्फ इतना ही कह सका, सखावत कोचवान? जी हाँ, उसने बड़े मायनेखेज़ अंदाज में गर्दन हिलाई। सखावत की गुम होने वाली लड़की का नाम नाज़ली है जनाब, और वो आज सुबह से लापता है। अब तो शाम हो रही है, मैंने उलझन ज़दा लहजे में कहा। अगर नाज़ली सुबह से लापता है तो उसके बाप ने अभी तक यहाँ आकर रिपोर्ट क्यों नहीं कराई? एक वजह तो ये बारिश है थानेदार साहब, वो आवाज़ दबाकर बोला, और दूसरा सबब इज्जत वगैरह का मामला हो सकता है। सखावत अपने तौर पर नाज़ली को तलाश करने की कोशिश कर रहा है। अभी तक ये खबर आम नहीं हुई, बस मुझे कहीं से पता चल गया है। सखावत की ख्वाहिश है कि वो इस वाक़े की धूम मचने से पहले ही किसी न किसी तरह नाज़ली को ढूंढ निकाले, ताकि फिर गांव वालों और खुसूसन ख़ानदान वालों को ये न बताना पड़े कि नाज़ली कहाँ गई थी और इसे कहाँ से तलाश करके लाया गया है। मैं गहरी सोच में डूब गया, फिर जुम्मा की आंखों में देखते हुए इस्तफसार किया, तुम्हारा इस मामले से क्या ताल्लुक़ है? कुछ नहीं जनाब, वो अपनी अकलौती आँख से मुझे देखते हुए बोला, मैं तो जी बस हमदर्दी में आपको ये सनसनीखेज़ इत्तला देने आ गया हूँ। किसकी हमदर्दी में?
میں نے پوچھا، سخاوت کوچوان کی یا پولیس کی ہمدردی میں؟ دونوں ہی کی سمجھ لیں سرکار، وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا۔ اگر آپ کی کوشش سے سخاوت کی لڑکی مل جائے گی تو اس میں دونوں ہی کا فائدہ ہے نا۔ نازلی خیر خیریت سے اپنے گھر پہنچ جائے گی اور آپ کے ریکارڈ میں ایک اور کارنامے کا اضافہ ہو جائے گا۔ تمہاری فرش شناسی نے مجھے متاثر کیا ہے جمعہ، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ پھر پوچھا، کیا تم ادھر ایمن آباد ہی میں رہتے ہو؟ ان دنوں میری تعیناتی ایک ایسے تھانے میں تھی جس کی حدود میں قصبہ ایمن آباد بھی آتا تھا، اور اس تھانے میں تعینات ہوئے ابھی مجھے لگ بھگ 1 ماہ ہی ہوا تھا۔ اس سے پہلے میں جھنگ صدر کے ایک تھانے میں پیشہ ورانہ فرائض ادا کر رہا تھا۔ ایمن آباد ضلع گجرانوالہ کی حدود میں آتا تھا۔ جمعہ نے میرے سوال کے جواب میں بتایا، جناب، جبھی تو مجھے پتہ چلا ہے کہ سخاوت کی لڑکی نازلی گھر سے غائب ہے۔ یہ جواب اس بات کی تصدیق تھا کہ جمعہ ایمن آباد ہی کا رہائشی تھا۔ میں نے اس سے پوچھا، تم کرتے کیا ہو؟ وہ جی، میں کریانے کی ایک چھوٹی سی دکان چلاتا ہوں، اس نے بتایا۔ تمہارا اصل نام کیا ہے؟ نام تو میرا جمال الدین ہے جی، وہ دھیمی آواز میں بولا، لیکن سب مجھے جمعہ جمعہ ہی کہتے ہیں اور بعض تو جمعہ جنجنال کہتے ہیں۔ تمہاری سخاوت علی کے ساتھ کوئی رشتہ داری تو نہیں ہے؟ میں نے سوالیہ نظر سے اس کی طرف دیکھا۔ میرا مطلب ہے کہ گم ہونے والی لڑکی نازلی تمہاری کچھ لگتی تو نہیں؟ کچھ نہیں جناب، وہ سادہ سے لہجے میں بولا، بس محلے داری سمجھ لیں۔ ٹھیک ہے جمعہ، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، یہ اہم اطلاع دینے کے لیے میں تمہارا شکر گزار ہوں، لیکن اس سلسلے میں فی الحال میں کوئی عملی قدم نہیں اٹھا سکتا۔ کیا مطلب تھانے دار صاحب؟ وہ تعجب خیز نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے اس کی چشم یک کے اطمینان کی خاطر کہا، بات دراصل یہ ہے جمعہ کہ جب تک نازلی کے گھر والوں یعنی اس کے ورثاء میں سے کوئی تھانے آ کر اس کی گمشدگی کی رپورٹ درج نہ کرا دے، میں نازلی کی تلاش کے لیے قانونی چارہ جوئی نہیں کر سکتا۔ البتہ، میں نے لمحاتی توقف کر کے پھر کہا، البتہ میں اپنے عملے کے ایک مقامی کانسٹیبل کو اس معاملے کی سنگن لینے کے لیے مقرر کر دیتا ہوں تاکہ مجھے تازہ ترین حالات کا پتہ چلتا رہے۔ ٹھیک ہے جناب، آپ اتنا ہی کر لیں، وہ سادگی سے بولا، لیکن میرے سرگرم ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ تم ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جاؤ۔ میں نے تنبیہ کرنے والے انداز میں کہا، تم اپنی آنکھیں اور کان مسلسل کھلے رکھو گے اور جیسے ہی تمہیں کام کی کوئی بات معلوم ہو تم سیدھا میرے پاس آ کر بتاؤ گے۔ سمجھ رہے ہو نا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ بڑی چنگی طرح سمجھ رہا ہوں تھانے دار صاحب، وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، پھر اپنی داڑھی میں انگلیاں گھمانے کے بعد یہ اضافہ کیا، آپ اس سلسلے میں تو بالکل بے فکر ہو جائیں۔ شاباش، میں نے سراہنے والے انداز میں کہا۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور بولا، تو آپ اب مجھے اجازت دیں، میں اپنی دکان پر گوشی کو بٹھا کر آیا ہوں۔ یہ گوشی کون ہے؟ میں نے روا روی میں پوچھ لیا۔ گوشی میرا 8 سالہ بیٹا ہے جناب، جمعہ نے بتایا، نام تو اس کا نصیر ہے لیکن لوگ اسے گوشی کہہ کر بلاتے ہیں، اس نے بتایا۔ میں نے جمال الدین عرف جمعہ کو جانے کی اجازت دے دی۔ وہ جس طرح لنگڑاتے ہوئے میرے کمرے میں داخل ہوا تھا بالکل ویسے ہی لنگڑاتے ہوئے واپس چلا گیا اور جاتے جاتے مجھ سے ایک وعدہ بھی لے گیا۔ جب وہ اٹھ کر کھڑا ہوا تھا تو اس نے درخواست آمیز انداز میں مجھ سے کہا تھا، تھانے دار صاحب، میں تو سخاوت کی بھلائی کے لیے آپ کی اطلاع دینے آ گیا ہوں، لیکن میرا نام کہیں نہ آئے تو یہ میرے لیے اچھا ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ سخاوت کا دل میری طرف سے میلا ہو۔ وہ جس معاملے کو چھپا رہا ہے میں اس کو کھولنے والا مشہور ہو گیا تو وہ مجھ سے ناراض بھی ہو سکتا ہے۔ میں تمہاری مجبوری کا خیال رکھوں گا، میں نے تسلی بھرے لہجے میں کہا، تم مطمئن ہو کر جاؤ اور مزے سے دکانداری کرو۔ وہ اپنی تشکر سے لبریز اکلوتی آنکھ سے مجھے دیکھنے کے بعد رخصت ہو گیا۔ اس کے جانے کے بعد میں نے کانسٹیبل باسط کو اپنے پاس بلا لیا اور پوچھا کہ کیا کانسٹیبل نوازش ڈیوٹی پر آ گیا ہے۔ نوازش نامی یہ کانسٹیبل مقامی تھا، یعنی اس کی رہائش ادھر ایمن آباد ہی میں تھی۔ وہ آج کل شبینہ ڈیوٹی کر رہا تھا۔ باسط نے میرے سوال کے جواب میں بتایا، نہیں جناب، ابھی تک تو نہیں پہنچا، ٹائم تو ہو گیا ہے، بس آنے ہی والا ہوگا۔ وہ جیسے ہی آئے اسے میرے پاس بھیج دینا، میں نے کہا، ایک بہت ہی ضروری کام ہے اس سے۔ اس لنگڑے نے کہیں نوازش کی کوئی شکایت وغیرہ تو نہیں کر دی؟ باسط نے ٹٹولنے والی نظر سے میری طرف دیکھا۔ ہاں، کچھ ایسی ہی بات ہے، میں نے گول مول جواب دیا۔
मलिक साहब, खैरियत तो है ना? उसकी आंखों में तशवीश भर गई। ये लंगड़ा था कौन? क्या तुम इसे जानते नहीं हो? मैंने पूछा। नहीं जनाब, बासित ने नफी में गर्दन हिलाई। मैंने इसे आज पहली मर्तबा देखा है, लेकिन ये बंदा मुझे बड़ा ही अजीब सा लगा है। अजीब सा? मैंने चौंक कर कांस्टेबल की तरफ देखा। क्या मतलब है तुम्हारा? पता नहीं जनाब, आप मेरी बात को मजाक समझेंगे, वो हिचकिचाहट आमेज अंदाज में बोला, लेकिन मैंने जो देखा है वो मुझे हजम नहीं हो रहा। तुमने ऐसा क्या देख लिया है बासित? मैंने तेज लहजे में इस्तफसार किया। मलिक साहब, जब ये बंदा थाने की इमारत में दाखिल हुआ था तो मैंने इसे बाकायदा लंगड़ाते हुए देखा था। हाँ, वो तो मैंने भी देखा है। मैंने इज़्तिरारी अंदाज में कितने कलामी की। वो मेरे कमरे में लंगड़ाते हुए ही आया है। वो बोला। ये एक इत्तेफाक है कि जब वो शख्स थाने से रुखसत हो रहा था तो भी मैंने उसे जाते हुए देखा है, और तभी मुझ पर यह इंकिशाफ हुआ कि वो ड्रामा कर रहा है। किस किस्म का ड्रामा? उसके खामोश होते ही मैंने सवाल कर दिया। मुझे यकीन है कि वो लंगड़ा नहीं। का क्या? क्या मतलब? वो जब थाने की इमारत से निकलकर अपने घोड़े की जानिब बढ़ रहा था तो मैंने उसे गौर से देखा है जनाब, बासित इंकिशाफ अंगेज लहजे में वजाहत करते हुए बोला। वो चंद कदम तो लंगड़ाहट भरी चाल के साथ आगे बढ़ा, फिर जब वो अपने घोड़े से 8-10 फीट के फासले पर था तो उसकी चाल बिल्कुल नॉर्मल हो गई। वो चक्कर घोड़े की पीठ पर सवार हुआ और घोड़े को चलाते हुए जीटी रोड की तरफ बढ़ गया था। इसी वक्त आपने मुझे अपने पास बुला लिया और मैं ये न देख सका कि वो आगे किस सिमत गया है। बासित एक ऐसी बात बता रहा था जिसे नज़रअंदाज करना मुमकिन नहीं था। अगर जुम्मा एमनाबाद ही का वसनीक था तो फिर इसे जीटी रोड की जानिब जाने की क्या ज़रूरत थी? उसने मुझे बताया था कि वो अपनी किराने की दुकान खुली छोड़कर आया था, इसीलिए इसे वापसी की भी जल्दी थी, लिहाजा इसे तो फिलफौर अपनी दुकान पर यानी एमनाबाद के अंदरूनी हिस्से की तरफ जाना चाहिए था, और कांस्टेबल बासित कोई और ही कहानी सुना रहा था। ये भी तो हो सकता है कि तुम्हें देखने में कोई मुगालता हुआ हो, मैंने बासित की आंखों में झांकते हुए कहा। बारिश के सबब उसकी चाल में तेजी आ गई हो और तुम्हें यूं महसूस हुआ हो जैसे वो लंगड़ा नहीं रहा हो, बल्कि किसी सेहतमंद टांगों वाले इंसान की तरह चलकर अपने घोड़े की जानिब बढ़ा हो। सवाल ही पैदा नहीं होता मलिक साहब, वो पूरे यकीन से बोला। मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती। मैंने जो भी देखा वही आपको बताया है। मेरी बात का यकीन करें या न करें, ये आपकी मर्जी है जनाब। ठीक है, मैं इस बंदे को चेक करूंगा, मैंने मामले को समेटते हुए कहा। तुम अब जाओ और नवाजिश जैसे ही थाने पहुंचे इसे फौरन मेरे कमरे में भेज देना। ओके सर। वो मुझे सल्यूट करके वापस चला गया। मैं दरअसल नवाजिश को अपने पास बुलाकर सखावत अली की गुमशुदा बेटी नाजली के बारे में इस्तफसार करने का इरादा रखता था। जुम्मा की इतला के मुताबिक नाजली आज सुबह ही से गायब थी। नवाजिश अली चूँकि एमनाबाद ही का रहने वाला था, लिहाजा नाजली की गुमशुदगी के हवाले से इससे ज़्यादा मोतबर खबर कोई और दे ही नहीं सकता था, जबकि वो दिन भर घर में भी रहा था। लेकिन बासित ने अभी जुम्मा की लंगड़ाहट के झेल में जो सनसनीखेज इंकिशाफ किया था, इसकी रोशनी में जुम्मा काबिल भरोसा नहीं रहता था। जब वो काबिल एतबार ही नहीं रहा था तो फिर इसकी फराहम करदा इतला को क्यों मोतबर समझा और जाना जा सकता था? मेरा जहन कई ज़ावियों पर बैक वक्त सोचते हुए खासा उलझ सा गया था, और इस उलझन को एक ही शख्स दूर कर सकता था, और वो था कांस्टेबल नवाजिश। मैं बड़ी बेताबी से उसकी आमद का इंतज़ार करने लगा। जब मज़ीद 1 घंटे तक भी नवाजिश थाने पहुंचा नहीं और न ही नाजली की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए किसी ने इधर का रुख किया, तो मैं थाने से उठकर अपने क्वार्टर की तरफ आ गया। मज़कूरा क्वार्टर थाने की इमारत के पिछवाड़े वाक़ था। नहायत ही मुख्तसर और जामे अल्फाज में यही कहा जा सकता था कि कांस्टेबल बासित ने जुम्मा की चाल के बारे में जो फतवा जारी किया था वो बेवज़न नहीं था। मैंने हस्बे मामूल मगरिब की नमाज के बाद रात का खाना खाया और बरामदे में बिस्तर लगाकर लेट गया। मौसम ऐसा था कि कमरे के अंदर सोया जा सकता था और न ही क्वार्टर के सहन में लेटना मुमकिन था। कमरे में घुटन, गर्मी और मच्छर थे, जबकि सहन में बारिश बरस रही थी, लिहाजा आजकल अक्सर रातें बरामदे ही में गुजर रही थीं। मैं खुद तो क्वार्टर के बरामदे में लेटा हुआ था
اور ذہن جمال الدین عرف جمعہ کے معاملے میں الجھا ہوا تھا۔ اگر کانسٹیبل باسط کی آنکھوں کو کوئی دھوکہ نہیں ہوا تھا تو پھر جمعہ کی تھانے میں آمد بڑی تشویشناک تھی۔ اس نے مجھے سخاوت کوچوان کی بیٹی نازلی کی گمشدگی کی اطلاع دی تھی، لیکن سخاوت علی کی جانب سے کوئی بھی شخص اس واقعے کی رپورٹ درج کرانے نہیں آیا تھا۔ یہ بھی سمجھ میں نہ آنے والی بات تھی۔ جمعہ نے اس کوتاہی کا جو جواز پیش کیا تھا وہ میرے لیے قابل قبول نہیں تھا۔ ان لمحات میں ان خطوط پر بھی سوچ رہا تھا کہ اگر سخاوت کوچوان کی بیٹی نازلی گھر سے غائب نہیں ہوئی تھی تو پھر کہیں جمعہ مجھے غلط معلومات فراہم کر کے اپنا کوئی پوشیدہ مقصد تو حاصل نہیں کرنا چاہتا تھا۔ کانسٹیبل باسط کے حیرت انگیز انکشافات نے جمعہ کی ذات کو شک کے دبیس چادر میں لپیٹ کر رکھ دیا تھا۔ وہ سامنے ہوتا تو میں اس یک چشم ڈیڑھ ٹانگ شخص سے اپنے مطلب کی بات چٹکی بجاتے میں اکلوا لیتا۔ میں اسی ادھیڑ بن میں تھا کہ کوارٹر کے دروازے پر دستک کی آواز ابھری۔ میں نے لیٹے لیٹے چونک کر دروازے کی جانب دیکھا۔ بارش کا سلسلہ وقتی طور پر رک گیا تھا، تاہم ہلکی پھلکی بوندا باندی جاری تھی۔ فوری طور پر میرے ذہن میں یہی خیال آیا کہ سخاوت کی طرف سے نازلی کی گمشدگی کی رپورٹ درج کرانے کوئی تھانے پہنچا ہوگا، جبھی کوئی کانسٹیبل میرے دروازے کو کھٹکھٹانے آ گیا تھا۔ میں نے بستر چھوڑ دیا اور جب تک صحن کو عبور کر کے میں بیرونی دروازے تک پہنچتا، دستک کی آواز ایک مرتبہ پھر ابھری تھی۔ تیسری دستک سے پہلے ہی میں دروازے کے قریب پہنچ چکا تھا۔ دروازہ کھولنے سے پہلے میں نے حسب عادت پوچھ لیا، کون ہے بھائی؟ میں ہوں جی، نوازش۔ دوسری جانب انسپکٹر نوازش کی جانی پہچانی آواز ابھری، میں جانتا ہوں آپ ابھی تک سوئے نہیں ہوں گے، اسی لیے ادھر آ گیا ہوں، ورنہ آپ کو کبھی زحمت نہ دیتا۔ نوازش کا اندازہ 100% درست تھا۔ میں عموماً عشاء کی نماز کی ادائیگی کے بعد ہی سونے کے لیے لیٹا کرتا تھا اور ابھی عشاء کی اذان بھی نہیں ہوئی تھی۔ میں نے کنڈی گرا کر دروازہ کھول دیا۔ سامنے کانسٹیبل نوازش کھڑا تھا۔ میں نے اسے راستہ دیتے ہوئے گہری سنجیدگی سے کہا، اندر آ جاؤ۔ باسط نے ابھی مجھے بتایا ہے کہ آپ مجھے یاد کر رہے تھے؟ وہ کوارٹر کے اندر داخل ہوتے ہوئے بولا۔ میں معذرت چاہتا ہوں ملک صاحب، آج مجھے ڈیوٹی پر آنے میں کافی دیر ہو گئی ہے۔ اس کے بعد وہ مجھے بتانے لگا کہ اس تاخیر کا سبب کیا تھا۔ بارش نے اس کے گھر کی 1-2 چھتوں کے ساتھ خاصی گڑبڑ کر دی تھی اور وہ ان کے لیکیج کو روکنے میں ایسا مصروف تھا، لہٰذا بوقت تھانے نہ پہنچ سکا۔ میں نے پوری توجہ سے اس کی بات سنی۔ اس دوران میں ہم چلتے ہوئے برآمدے میں آ گئے تھے، جہاں میری چارپائی کے ساتھ ہی 2 کرسیاں بھی رکھی ہوئی تھیں۔ میں نے کرسی سنبھال لی اور دوسری پر اسے بیٹھنے کا اشارہ کرنے کے بعد کہا، تم نے بالکل ٹھیک سنا ہے، میں واقعی تمہیں بڑی شدت کے ساتھ یاد کر رہا تھا۔ ملک صاحب ایسی کیا بات ہو گئی ہے؟ خیریت تو ہے نا؟ وہ کرسی پر بیٹھتے ہوئے پریشانی سے بولا۔ ابھی تک تو خیریت ہی ہے، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، لیکن آگے کیا ہوگا اس بارے میں قبل از وقت کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ آپ تو مجھے ڈرا رہے ہیں جناب۔ اس کی پریشانی دو چند ہو گئی۔ کچھ بتائیں تو صحیح، آخر معاملہ کیا ہے؟ کچھ نہیں، بلکہ میں پورا معاملہ ہی تمہارے سامنے کھول دیتا ہوں، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ پہلے تم مجھے یہ بتاؤ کہ باسط نے تمہیں کیا کہانی سنائی ہے؟ اس نے تو یہی بتایا ہے کہ آج شام میں ایک کانا اور لنگڑا گھڑ سوار تھانے آیا تھا، نوازش نے الجھن زدہ لہجے میں جواب دیا۔ اس شخص نے آپ سے میری کوئی شکایت کی ہے، اسی لیے آپ مجھ سے ملنا چاہتے ہیں۔ یہ وہ کہانی ہے جو میں نے باسط کو ٹالنے کے لیے سنائی تھی، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، جبکہ حقیقت اس کے برعکس ہے۔ اور حقیقت کیا ہے ملک صاحب؟ اس کی پریشانی منزل بہ منزل عروج کی طرف جا رہی تھی۔ وہ گھڑ سوار تھا کون؟ میں تو کسی لنگڑے اور کانے شخص کو نہیں جانتا۔ اس کی بات نے مجھے چونکنے پر مجبور کر دیا۔ میں نے اضطراری لہجے میں پوچھا، نوازش، کیا تم احمد آباد میں نہیں رہتے ہو؟ رہتا ہوں جی۔ وہ متذبذب نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ پھر تم جمعہ جنجنال کو تو اچھی طرح جانتے ہوگے۔ جمعہ؟ میں ہر زاویے سے اطلاع فراہم کرنے والے جمعہ کے بارے میں تسلی کر لینا چاہتا تھا، اسی لیے غیر محسوس انداز میں نوازش کو ٹٹول رہا تھا۔
مجھے تو ایمن آباد کے علاقے میں تعینات ہوئے ابھی صرف 1 ماہ ہی ہوا تھا، لہٰذا یہاں کے لوگوں کو جاننے اور پہچاننے کا دعوے دار نہیں تھا، لیکن کانسٹیبل نوازش جدی پشتی ایمن آباد ہی کا رہنے والا تھا، اس لیے یہاں کے بچے اور بڑے بوڑھے کو اچھی طرح جانتا تھا۔ میں نے جمعہ کا ذکر کیا تو اس کی حیرت 2 چند ہو گئی اور بے حد الجھے ہوئے انداز میں بولا، آپ کی باتیں میری سمجھ سے باہر ہیں ملک صاحب، یہ جمعہ جنجنال کیا شے ہے جناب؟ کمال ہے، تم ایمن آباد میں رہتے ہو اور جمال الدین عرف جمعہ سے واقف نہیں ہو؟ میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، میں اس شخص کی بات کر رہا ہوں جس کی بائیں ٹانگ میں لنگ ہے اور وہ بائیں ہی آنکھ سے محروم بھی ہے، اس نے درمیانے سائز کی داڑھی بھی رکھی ہوئی ہے، اس کے 8 سالہ بیٹے کا نام نصیر عرف بگو گوشہ ہے اور یہ جمعہ ایمن آباد ہی میں کریانے کی دکان کرتا ہے۔ ملک صاحب، یا تو میں ابھی ایمن آباد میں پیدا ہوا ہوں اور یا پھر آپ میرا امتحان لینے کے لیے ایسے الٹے سیدھے سوال کر رہے ہیں، وہ بے حد سنجیدہ لہجے میں بولا، میری معلومات اور یادداشت کے مطابق میں ایسے کسی شخص کو نہیں جانتا، بلکہ میں یہاں تک دعویٰ کر سکتا ہوں کہ اس حلیے واضح قطع اور بیک وقت 2 بنیادی جسمانی عیوب والا کوئی بندہ پورے ایمن آباد میں ہے ہی نہیں، اور اگر اس بندے کا کوئی ایک عیب کم کر دیا جائے تو، میں نے ایک فوری خیال کے تحت کہا۔ کانسٹیبل باسط کی بات میرے ذہن میں لہرا کر گزر گئی تھی۔ ایک عیب کرنے سے آپ کی کیا مراد ہے ملک صاحب؟ نوازش نے حیرت بھری نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ میں کچھ سمجھا نہیں جناب۔ مثلاً ہم فرض کر لیتے ہیں کہ جمعہ لنگڑا نہیں ہے، میں نے سمجھانے والے انداز میں کہا، بس اس کی ایک آنکھ نہیں، پھر تمہارا جواب کیا ہوگا؟ لمحاتی تذبذب کے بعد اس نے جواب دیا، میں پھر بھی یہی کہوں گا کہ آپ جس بندے کا ذکر کر رہے ہیں وہ پورے ایمن آباد میں کہیں نہیں ہے۔ وہ چند ثانیے کے توقف کے بعد دوبارہ گویا ہوا، ہمارے علاقے میں صرف ایک ہی کانا شخص موجود ہے جس کا نام منظور ہے، اس کی داڑھی بھی نہیں اور عمر بھی 60 سال سے کچھ اوپر ہے، وہ پچھلے 2 سال سے چرپائی سے لگا ہوا ہے، گھڑ سواری تو دور کی بات، وہ تو چلنے پھرنے کے بھی قابل نہیں۔ میں گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ مجھ سے ملاقات کرنے والا وہ جمعہ کوئی فراڈ شخص تھا، وہ اپنے کسی خاص مقصد کی خاطر مجھے گمراہ کرنے یہاں آیا تھا۔ جناب، آپ مجھے اس بندے کے بارے میں تفصیل سے تو بتائیں، نوازش نے بے حد الجھن زدہ انداز میں کہا، اس کی آپ کے ساتھ کیا بات چیت ہوئی ہے؟ نوازش کے استفسار کے جواب میں نے نہایت ہی جامع اور مختصر الفاظ میں اسے صورتحال سے آگاہ کر دیا۔ میں خاموش ہوا تو وہ سنسنی خیز لہجے میں بولا، ملک صاحب، میں پورے دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں وہ جو کوئی بھی تھا بہت ہی دھوکے باز انسان تھا، اس نے ہر حوالے سے آپ کے ساتھ سراسر غلط بیانی کی ہے۔ سخاوت کوچوان میری گلی ہی میں رہتا ہے، اگر ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہوتا تو مجھ سے پوشیدہ نہیں رہ سکتا تھا۔ میں یہاں سے جانے کے بعد گھر پر صرف 4 گھنٹے سویا ہوں، میں دوپہر سے تھوڑی دیر پہلے اٹھ گیا تھا۔ سخاوت کوچوان کی لڑکی نازلی کو تو میں نے سپہر میں خود اپنی آنکھوں سے گلی میں کھڑے دیکھا ہے، اگر وہ آج صبح سے گھر سے غائب ہو گئی ہوتی تو پھر کیسے نظر آتی؟ نوازش کی گواہی نے اس معاملے کو روز روشن کی مانند عیاں کر دیا تھا۔ اب اس امر میں کسی شک و شبے کی گنجائش باقی نہیں رہی تھی کہ جمعہ نامی وہ کانا سراسر دروغگو اور فراڈ شخص تھا، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ اس نے یہ حرکت آخر کی ہی کیوں؟ اس کا یہ عمل ہنسی مذاق کے خانے میں تو فٹ نہیں کیا جا سکتا تھا، کوئی شخص اتنی دیدہ دلیری کے ساتھ تھانے میں آ کر خواہ تو اس قسم کی حرکت نہیں کر سکتا تھا۔ اگر جمعہ نے یہ سب نہیں کیا تھا اور اگر کیا تھا تو پھر اس عمل کے پیچھے اس کا کون سا مقصد پوشیدہ تھا، اس بات کا پتہ چلانا بے حد ضروری تھا۔ جناب، مجھے تو وہ آدمی کوئی بہت ہی چالاک مجرم محسوس ہو رہا ہے، نوازش نے اپنی رائے کا اظہار کرتے ہوئے کہا، کوئی عام شریف انسان تو اس قسم کی حرکت کی ہمت ہرگز نہیں کر سکتا، اس کے پیچھے اس کی کوئی گہری چال بھی ہو سکتی ہے۔ بھئی ہو سکتی ہے نہیں، بلکہ یقیناً اس عمل کے پیچھے اس کا کوئی خطرناک مقصد پوشیدہ ہے، میں نے ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، اور ہمیں جلد از جلد اس کے مقصد تک رسائی حاصل کرنا ہوگی۔ کیسے ملک صاحب؟ وہ
ऐसे, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा कि आइंदा 15-20 मिनट में मेरे और कांस्टेबल नवाजिश के दरमियान जमालुद्दीन और जुम्मा के अज़ाइम और मकासद के हवाले से खासी संजीदा गुफ्तगू हुई और ये तय पा गया कि अगली सुबह को हम इस शख्स को ढूंढ निकालने के लिए क्या लाहे अमल इख्तियार करेंगे। वो शख्स लंगड़ा था या नहीं, और उसका नाम भी जुम्मा ही था या कुछ और, ये बात इतनी अहम नहीं थी। मेरे लिए सबसे ज़्यादा काबिल तवज्जो अमर ये था कि उसने ये सारा ड्रामा आखिर किस मकसद के हुसूल के लिए रचाया था। इसका मकसद जो भी था, लेकिन मुझे कभी उम्मीद थी और यकीन था कि मैं बहुत जल्द इसके अज़ाइम की तह तक पहुंच जाऊंगा। अगर ये हरकत इसका कोई मजाक था तो ये मजाक इसे बहुत महंगा पड़ने वाला था, और अगर ये मजाक नहीं था तो फिर भी किसी सूरत उसकी अब खैर नहीं थी। जल्द या बदेर मैं इसे ढूंढ निकालता, फिर इसका जो भी हशर होता वो पूरा ऐमनाबाद देखता। अगली सुबह बड़ी ही हंगामा खेज थी। मैं रात को कांस्टेबल नवाजिश के जाने के बाद काफ़ी देर तक इस एक आंख और 1.5 टांग वाले धोखेबाज जुम्मा चंचनाल के बारे में सोचता रहा था। इसलिए सुबह की आंख थोड़ी ताख़ीर से खुली थी। मैंने जल्दी जल्दी नाश्ता किया और तैयार होकर थाने पहुंच गया, जहां एक नया हंगामा मेरा मुंतज़िर था। मैं अपने कमरे में जाकर बैठा ही था कि नवाजिश मेरे पास आ गया और सनसनीखेज लहजे में बोला, मलिक साहब, सारा मसला ही हल हो गया। कौन सा मसला? मैंने बेसाख्ता पूछा। वही जनाब, इस लंगड़े और काने वाला मसला, वो इंकिशाफ अंगेज लहजे में बोला। इसने अपनी काली ज़बान से आपको जो इतला दी थी वो हकीकत में पेश आ चुका है। क्या मतलब? मैंने मुतज़ब्ज़ब नज़र से उसकी तरफ देखा। तुम ये कहना चाह रहे हो कि सखावत की लड़की गायब हो गई है? जी हाँ, मेरा यही मतलब है। उसने इस बात में गर्दन हिलाई। सखावत, कोचवान और उसकी घरवाली बाहर बरामदे में आए बैठे हैं। मैं अभी बरामदे में से गुजरकर जब अपने कमरे की जानिब आ रहा था तो मैंने बरामदे में बिछी चौबी बेंच पर एक मर्द और औरत को बैठे देखा था। मैं इन्हें चेहरों से नहीं पहचानता था। अब नवाजिश ने बताया तो पता चला कि वो सखावत अली और उसकी बीवी बुशरा थे। वो नाज़ली की गुमशुदगी के बारे में क्या बता रहे हैं? मैंने कांस्टेबल से सवाल किया। मैं इन्हें आपके पास लेकर आता हूँ, नवाजिश ने कहा। आप इनकी ज़बानी ही कहानी सुने तो ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है, ले आओ इन्हें अंदर। अगले ही लम्हे वो दोनों मियाँ बीवी मेरे सामने बैठे थे। इनकी परेशानी से तो मैं आगाह हो ही चुका था, फिर भी मैंने यके बाद दीगरे इनके चेहरों का जायज़ा लिया और पूछा, जी बताएं, मैं आप लोगों के लिए क्या कर सकता हूँ? उन्होंने इज़्तिरारी नज़रों से बारी बारी एक दूसरे को देखा। इनके अंदाज में एक ख़ास किस्म की हिचकिचाहट पाई जाती थी, जैसे निगाहों में वो एक दूसरे से पूछ रहे हों कि थानेदार को कौन से मसले से आगाह करना है। मैंने इनकी मुश्किल को आसान करते हुए इस्तफसारिया कहा, क्या आप लोग किसी किस्म की रिपोर्ट दर्ज कराने थाने आए हैं? हम बहुत परेशान हैं थानेदार साहब, मर्द ने बिखरी हुई आवाज़ में कहा। तुम्हारा नाम क्या है? मैंने इससे पूछा। मैं सखावत अली हूँ, उसने भराई हुई आवाज़ में बताया। फिर अपनी साथी औरत की तरफ इशारा करते हुए बोला, ये मेरी घरवाली बुशरा है जनाब। ठीक है, आप दोनों का तारुफ तो हो गया, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा। अब ये भी बता दें कि कौन सी परेशानी आपको खींचकर थाने ले आई है? हमारी परेशानी नाज़ली की वजह से है थानेदार साहब, बुशरा गुलूगीर आवाज़ में बोली। वो रात से कहीं गायब है, कुछ पता ही नहीं चल रहा कि वो कहाँ गई। हम इसे ढूंढ ढूंढ कर जैसे पागल हो गए हैं। नाज़ली हमारी बेटी है जनाब, बुशरा के खामोश होते ही सखावत ने बताया। समझ में नहीं आ रहा कि इसे ज़मीन खा गई या आसमान ने निगल लिया है। हमने पूरा ऐमनाबाद छान मारा, लेकिन इसका कोई सुराग ही नहीं मिला। सारी रात हमने जागकर गुजारी है। आपकी बेटी की उम्र क्या है? मैंने बारी बारी इनके चेहरों का जायज़ा लेते हुए सवाल किया। इन सर्दियों में वो पूरे 22 साल की हो जाएगी जनाब, बुशरा ने बताया। आखिरी बार नाज़ली को आप लोगों ने कब और कहाँ देखा था? मैंने पूछा। जुम्मा की इतला के मुताबिक नाज़ली गुज़िश्ता रोज़ सुबह घर से गायब हुई थी। ये इतला सरासर गलत थी, क्योंकि कांस्टेबल नवाजिश ने कल से पहर नाज़ली को अपनी गली में खड़े देखा था। नवाजिश और सखावत कोचवान एक ही गली में रहते थे,
اب دیکھنا یہ تھا کہ نازلی کے والدین اس سلسلے میں کیا کہتے ہیں۔ میرے ایک سوال کے جواب میں سخاوت نے بتایا، مغرب کی اذان کے وقت تو وہ گھر میں ہی تھی۔ جب میں مسجد کی طرف گیا تو اسے گھر کے اندر ہی دیکھا تھا، اور جب واپس آیا تو وہ گھر میں موجود نہیں تھی۔ جب تم مغرب کی نماز کے لیے گھر سے نکلے تو اس وقت نازلی کے علاوہ اور کون کون گھر کے اندر موجود تھا؟ میں نے سخاوت کوچوان سے پوچھا۔ بشریٰ تھی اور خالد تھا، اس نے جواب دیا۔ بشریٰ اور نازلی دونوں گھر کے اندر تھیں اور میرا چھوٹا بیٹا خالد باہر دروازے کے سامنے گلی میں کھیل رہا تھا۔ میں نے اسے گھر جانے کے لیے کہا۔ جب وہ دروازے سے اندر داخل ہو گیا تو میں مسجد کی طرف چلا گیا تھا۔ جمعہ مغرب کی نماز سے کچھ دیر پہلے میرے پاس آیا تھا، یعنی جب وہ تھانے میں بیٹھا مجھے نازلی کی گمشدگی کی کہانی سنا رہا تھا۔ اس وقت نازلی اپنے گھر پر موجود تھی۔ اس سے فوری طور پر ایک بات میرے ذہن میں آئی تھی کہ عین ممکن ہے نازلی کی گمشدگی میں اسی کان جمعہ کا ہاتھ ہو، اور جب مغرب کی نماز ادا کرنے کے بعد مسجد سے واپس آئے تو نازلی گھر سے غائب تھی۔ میں نے دوبارہ سخاوت کوچوان کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے کہا، تم نے ابھی مجھے یہی بتایا ہے نا؟ جی تھانے دار صاحب، اس نے اس بات میں گردن ہلائی، یہی حقیقت ہے جو میں نے بیان کی ہے۔ میں نے اپنا رخ بشریٰ کی طرف پھیرا اور سوال کیا، اب تم مجھے بتاؤ کہ نازلی کہاں چلی گئی؟ سخاوت تو اسے گھر میں چھوڑ کر گیا تھا، اور جب یہ واپس آیا تو وہ غائب تھی۔ اس دوران میں تو تم گھر پر تھی نا؟ جی تھانے دار صاحب، میں گھر میں تھی، اس نے تائیدی انداز میں گردن ہلائی۔ اس وقت بارش رک گئی تھی۔ وہ میرے پاس آئی اور کہا کہ 10 منٹ کے لیے عارفہ کے گھر جا رہی ہے، ابھی واپس آ جائے گی، اور وہ اب تک واپس نہیں آئی۔ بات ختم کرتے کرتے اس کی آواز رند گئی۔ کیا تم لوگوں نے نازلی کو عارفہ کے گھر میں تلاش کیا؟ میں نے استفسار کیا، اور یہ بھی بتائیں کہ عارفہ کون ہے؟ بشریٰ کے مطابق عارفہ صفیہ نامی ایک بیوہ کی بیٹی تھی۔ صفیہ کا گھر ان کی پچھلی گلی میں تھا۔ یہ تفصیل فراہم کرنے کے بعد بشریٰ نے بتایا، جی سب سے پہلے تو ہم نے وہیں دیکھا تھا، لیکن نازلی وہاں نہیں تھی۔ عارفہ نے کیا بتایا؟ عارفہ کا کہنا ہے کہ 15-20 منٹ کے بعد نازلی اس کے گھر سے چلی گئی تھی، بشریٰ نے جواب دیا، لیکن وہ ابھی تک اپنے گھر نہیں پہنچی تھانے دار صاحب۔ کیا وہ پہلے بھی عارفہ کے گھر جاتی رہتی تھی؟ جی یہ کوئی نئی بات نہیں، سخاوت نے جواب دیا۔ عارفہ اور نازلی آپس میں سہیلیاں ہیں، دونوں ہی ایک دوسرے کے گھر آتی جاتی رہتی ہیں۔ نازلی مغرب کی اذان کے وقت عارفہ کے گھر گئی، میں نے پرسوچ انداز میں کہا۔ 15-20 منٹ وہاں بیٹھی، اور ان لوگوں کے بیان کے مطابق وہ اپنے گھر واپس آ گئی، لیکن آپ لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ گھر نہیں پہنچی، میں ٹھیک کہہ رہا ہوں نا؟ جی ہاں یہی صورتحال ہے، سخاوت نے کمزور سی آواز میں کہا۔ تم لوگوں نے نازلی کو کہاں کہاں تلاش کیا ہے؟ یہ پوچھیں کہ کہاں تلاش نہیں کیا؟ وہ بولا، ہم نے اسے پورے ایمن آباد میں ڈھونڈا ہے، مگر وہ کہیں نہیں ملی۔ اور ایمن آباد کے باہر؟ میں نے سوالیہ نظروں سے باری باری ان دونوں کی طرف دیکھا۔ باہر وہ کہاں جا سکتی ہے تھانے دار صاحب؟ سخاوت بے چارگی سے بولا، میرا مطلب ہے کہ میں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، ایمن آباد سے باہر آپ لوگوں کے رشتہ دار وغیرہ تو ہوں گے، ہو سکتا ہے کہ وہ کسی رشتہ دار کے گھر چلی گئی ہو۔ یہ سوال میں نے محض خانہ پوری کے لیے کیا تھا، تاکہ اس امکانی گوشے پر بھی کچھ روشنی پڑ جائے، ورنہ اس بات کے امکانات تو نہ ہونے کے برابر تھے۔ میری توقع کے عین مطابق بشریٰ نے جواب دیا، اس بات کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھانے دار صاحب۔ وہ بڑے مضبوط لہجے میں بولی، آج تک وہ اکیلی کہیں نہیں گئی، اگر اسے ایمن آباد سے باہر کہیں جانا بھی تھا تو وہ ہمیں بتاتی، اس طرح چپ چاپ خود ہی منہ اٹھا کر وہ کہیں نہیں جا سکتی۔ وہ لمحے بھر کے لیے رکی اور پھر ایک گہری سانس خارج کرتے ہوئے بولی، مجھے تو جناب یہ کوئی اور ہی چکر لگتا ہے۔ تمہارے ذہن میں کیا ہے؟ میں نے ٹٹولتی ہوئی نظروں سے بشریٰ کی طرف دیکھا۔ کسی نے اغوا، وہ اس سے آگے کچھ نہ بول سکی۔ ہم اس پہلو پر بھی بات کریں گے، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، پہلے آپ لوگ مجھے اس بات کا جواب دیں کہ ایمن آباد سے باہر آپ کے رشتہ دار اور کہاں کہاں رہتے ہیں؟ بشریٰ کو تو کوئی رشتہ دار اس دنیا میں ہے نہیں تھانے دار صاحب، سخاوت کوچوان نے بڑی رسان سے جواب دیا، اور میرا بھی صرف ایک بڑا بھائی اور ایک چھوٹی بہن ہے، اس کے سوا کوئی نہیں۔
क्या तुम्हारे ये भाई बहन इधर अहमदाबाद ही में रहते हैं? नहीं जी, सखावत ने नफ़ी में गर्दन हिलाई और बताया कि भाई अमानत अली तो मौजा हिंदू चक में रहता है और मेरी छोटी बहन जीनत इधर कामोकी में रहती है। हिंदू चक एक छोटा सा गांव था जो अहमदाबाद के तकरीबन शुमाल मशरिक में वाक़ था, जबकि कामोकी नामी कस्बा अहमदाबाद के जुनूब में वाक़ था। अगर गुजरानवाला से लाहौर की तरफ सफ़र करें तो अपर चनाल नहर अबूर करने के बाद कस्बा अहमदाबाद आता था। इसके बाद कामोकी और फिर मुरीद के शाहित्रा और दरिया रावी अबूर करने के बाद लाहौर, अहमदाबाद, कामोकी, मुरीद के शादरा, ये सब जीटी रोड पर वाक़ थे। कामोकी और मुरीद के की गल्ला मंडियाँ बहुत मशहूर थीं। हाँ भाई बुशरा, मैंने गुमशुदा नाज़ली की माँ की आंखों में देखते हुए कहा। तुम्हारे ख्याल में नाज़ली हिंदू चक की तरफ गई है और न ही उसने कामोकी का रुख किया है, बल्कि तुम इस रुख पर सोच रही हो कि शायद इसे किसी ने अगवा कर लिया है ना? जज जी, उसने इस्बाती अंदाज में पलकें झपकाईं। मैं इन मियाँ बीवी से गुफ्तगू के दौरान में अहम पॉइंट्स एक कागज़ पर नोट भी करता जा रहा था। बुशरा के जवाब पर मैंने गहरी संजीदगी से कहा, जब कोई शख्स अचानक मंजर से गायब हो जाता है और ढूंढने पर दस्तयाब नहीं होता तो जहन इसके अगवा या कत्ल की तरफ जाता है, और यह हकीकत है कि इस किस्म का काम कोई दुश्मन कर सकता है, दोस्त नहीं कर सकता। अब आप लोग मुझे ये बताएं कि मैंने लम्हाती तवक्कुफ के बाद दोबारा से कहा, आपका दुश्मन कौन हो सकता है? दुश्मन? सखावत ने उलझन ज़दा नज़र से मुझे देखा। हमारा तो कोई भी दुश्मन नहीं है थानेदार साहब। अच्छी तरह सोच समझकर जवाब दे रहे हैं ना? जी हाँ, बिल्कुल, सखावत ने बड़े मजबूत लहजे में कहा। मैं तो ऐसे किसी शख्स को नहीं जानता जो दुश्मनी निकालने के लिए नाज़ली को अगवा कर ले। जमालदीन का नाम सुना है तुम लोगों ने? मैंने अतमाम हुज्जत ज़रूरी जाना। जमालदीन, दोनों की ज़बान से बैक वक्त निकला और वो मुतज़ब्ज़ब नज़र से एक दूसरे को देखने लगे। मैंने इनकी मुश्किल आसान करने की गर्ज से कहा, मैं इस जमालदीन की बात कर रहा हूँ जिसकी एक टांग में लंग है और वो एक आंख से काना है। उसने दाढ़ी रखी हुई है और लोग इसे जुम्मा कहते हैं और बाज़ तो इसे छेड़ने के लिए जुम्मा जंजनाल भी कहकर पुकारते हैं। ये कौन बंदा है जनाब? सखावत की हैरत में डूबी हुई आवाज़ उभरी। मैं तो ऐसे किसी शख्स से वाकिफ़ नहीं हूँ। और तुम? मैंने सवालिया नज़र से बुशरा की जानिब देखा। उसने जल्दी से नफ़ी में गर्दन हिलाई और बोली, नहीं जी, मैंने इस किस्म के बंदे को कभी नहीं देखा। इन मियाँ बीवी के वाज़ेह जवाबात से ये बात तो पाए सबूत को पहुँच गई कि जो शख्स जुम्मा की हैसियत में गुज़िश्ता शाम मुझसे मिलने थाने आया था, ये लोग इसे बिल्कुल नहीं जानते थे, ना दोस्त के तौर पर और ना ही किसी दुश्मन के रंग में। मैंने सोचा इस जुम्मा की हिस्ट्री तो मैं बाद में मालूम करूँगा, पहले ज़रा फरियादियों की दाद रसी कर लूँ। आप दोनों की बातों से मैं इस नतीजे पर पहुँचा हूँ कि नाज़ली की गुमशुदगी में किसी का हाथ नहीं, बल्कि वो खुद अपनी मर्ज़ी से गायब हुई है। ये आप क्या कह रहे हैं थानेदार साहब? सखावत के लहजे में एहतिजाज थी। बुशरा भी बेयकीनी से नफ़ी में गर्दन हिलाते हुए बोली, वो अपनी मर्ज़ी से कहीं नहीं जा सकती जनाब। आज से पहले कभी ऐसे नहीं हुआ। अगर पहले कभी कुछ ना हुआ हो तो इसका मतलब ये तो हरगिज़ नहीं होता कि आइंदा कभी वैसा नहीं हो सकेगा। मैंने एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए कहा, फिर बारी बारी इन दोनों की आंखों में झांकते हुए सवाल किया, क्या नाज़ली की शादी हो चुकी थी? कांस्टेबल नवाजिश की ज़बानी। मुझे मालूम हो गया था कि नाज़ली कंवारी थी, ताहम मैंने ये सवाल कार्रवाई की ज़रूरत के पेश नज़र किया था। सखावत अली ने जवाब दिया, नहीं जनाब, वो गैर शादीशुदा है। कोई मंगनी वगैरह हुई हो? न मंगनी और न ही शादी। इस बार बुशरा ने जवाब दिया, इसके कई रिश्ते आए तो हैं, लेकिन अभी तक कोई फैसला नहीं किया हमने। मैं तो बहुत पहले इस बात का फैसला कर चुका हूँ थानेदार साहब, सखावत अली ने ठोस लहजे में कहा। लेकिन मेरी बात बुशरा की समझ में नहीं आ रही। बात ढंग की होगी तो समझ में आएगी ना? बुशरा बुरा सा मुँह बनाते हुए बोली, पूरे 4 साल का फ़र्क है दोनों की उम्रों में। अल्लाह की बंदी, 4 साल का फ़र्क भी भला कोई फ़र्क होता है? सखावत अली ने शाह की नज़रों से अपनी बीवी की तरफ देखा।
अपना फिर अपना ही होता है। ये तुम लोगों ने कौन सी नई कहानी शुरू कर दी है? मैंने कतरे सख्त लहजे में कहा। नाज़ली की गुमशुदगी का इन बातों से क्या ताल्लुक वास्ता है? ठहरें जी, मैं आपको बताता हूँ, सखावत जल्दी से बोला। मैं तो तुम्हारे कहने पर थोड़ी देर के लिए ठहर जाऊँगा, लेकिन वक्त को ठहराना मुमकिन नहीं, जो कि बहुत तेज़ी से गुजरता चला जा रहा है। मैंने खफगी आमेज़ अंदाज में कहा। तुम्हें जो कुछ भी कहना है जल्दी से 4 लफ्ज़ों में बता डालो। अच्छा जी। उसने इस बात में गर्दन हिलाई और शुरू हो गया। सखावत अली कोचवान के मुताबिक वो नाज़ली की शादी अपने बड़े भाई अमानत अली के बेटे सरफराज से करने का ख्वाहिशमंद था, लेकिन बुशरा इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं थी। उसका सबसे बड़ा एतराज़ सरफराज की उम्र पर था। उस वक्त नाज़ली की उम्र 22 साल और सरफराज 18 साल का था। बुशरा का मौक़िफ़ ये था कि शौहर को बीवी से 2-4 साल बड़ा होना चाहिए, ना कि बीवी शौहर से बड़ी हो। दूसरी जानिब खराबी वाली बात यह थी कि इनके रिश्तेदारों में सरफराज के सिवा और कोई लड़का था नहीं जिससे नाज़ली की शादी की जाती। अमानत अली के बड़े तमाम बेटों की शादियां हो चुकी थीं और कामों की वाली सखावत अली की छोटी बहन जीनत के आगे सिर्फ लड़कियां थीं। जीनत की 4 बेटियां थीं, लिहाजा ख़ानदान के अंदर नाज़ली की शादी सरफराज ही से मुमकिन थी और ख़ानदान से बाहर शादी के लिए सखावत अली तैयार नहीं था। ये झगड़ा तो बाद में निपटाया जा सकता है कि नाज़ली और सरफराज की जोड़ी मुनासिब रहेगी या नहीं। मैंने गहरी संजीदगी से कहा। आप मुझे ये बताएं कि नाज़ली का सरफराज के बारे में क्या ख्याल है? वो तो जी सरफराज को अपना छोटा भाई समझती है, बुशरा ने जल्दी से कहा। उसने कभी इस हवाले से तो सोचा ही नहीं कि सरफराज से इसकी शादी भी हो सकती है। और नाज़ली के लिए जो रिश्ते आए हुए हैं, मैंने सवालिया नज़रों से बारी बारी इनके चेहरों का जायज़ा लिया। क्या वो यहीं अहमदाबाद ही के रहने वाले हैं? जी हाँ, सखावत अली ने जवाब दिया। इन लड़कों के बारे में नाज़ली की क्या राय थी? उसने बताया नहीं जी, बुशरा ने कहा। हमने इस हवाले से नाज़ली से बात नहीं की थी। मैंने पुरसोच अंदाज में कहा। आप लोगों से एक बहुत ही नाजुक सा सवाल पूछ रहा हूँ, बहुत सोच समझ कर जवाब देना होगा। किसी किस्म की गलतफहमी से मामला बिगड़ भी सकता है। नहीं जनाब, हम आपसे बिल्कुल झूठ नहीं बोलेंगे। सखावत अली ने नफ़ी में गर्दन हिलाई। आप पूछें, क्या पूछना है? मैंने पूछा। क्या नाज़ली किसी लड़के को पसंद करती थी? मेरे इस सवाल पर इन दोनों ने चौंक कर एक दूसरे को देखा, फिर बैक ज़बान बोले, नहीं जी, ऐसी तो कोई बात नहीं। अच्छा। मैंने टटोलने वाली नज़र से इनके चेहरों पर नमूदार होने वाले तासुरात का जायज़ा लिया, फिर पूछा, और कोई लड़का उसे पसंद करता हो? थानेदार साहब, हमारी नाज़ली के साथ ऐसा कोई मामला नहीं था, सखावत ने दुखी लहजे में कहा। आपको अगर हमारी बात का यकीन न हो तो अपने कांस्टेबल नवाजिश से भी पूछ सकते हैं, वो हमारी गली में ही रहता है। अगर ऐसी कोई बात होती तो नवाजिश इससे बेखबर नहीं रह सकता था। ठीक है, मैं उससे ज़रूर इस मामले की तस्दीक करूँगा, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा। तुम लोग अब अपने घर जाओ, मैं तफ्तीश के लिए थोड़ी देर में उधर ही आ रहा हूँ। मुझे नाज़ली की सहेली आरफा से भी पूछगछ करना है। उन्होंने इत्मीनान से गर्दन हिलाई। तुम लोग अब अपने घर जाओ, मैं तफ्तीश के लिए थोड़ी देर में इधर ही आ रहा हूँ। मुझे नाज़ली की सहेली आरफा से भी पूछगछ करना है। उन्होंने इत्मीनान से गर्दन हिलाई और मुझे सलाम करके रुखसत हो गए। इनके जाने के बाद मैंने कांस्टेबल नवाजिश को अपने पास बुला लिया। जब बुशरा और सखावत अली मेरे कमरे में आए थे तो मैंने नवाजिश को बाहर जाने का इशारा कर दिया था। वो मेरे सामने आकर बैठा तो मैंने नहायत ही मुख्तसर अल्फाज में इसे इन मियाँ बीवी से होने वाली गुफ्तगू से आगाह किया और आखिर में सवाल किया, अब बताओ, तुम क्या कहते हो बीच इस मसले के? सारे हालात तुम्हारे सामने हैं। मुझे 101% यकीन है मलिक साहब, वो दबे दबे जोश के साथ बोला। नाज़ली की गुमशुदगी में इसी खबीस काने का हाथ है जिसने आपको अपना नाम जुम्मा बताया था। सारे इशारे तो इसी की तरफ जा रहे हैं, मैंने गंभीर अंदाज में कहा। लेकिन ये बात मुझे हजम नहीं हो रही कि कोई मुजरिम इतना हिम्मत वाला भी हो सकता है कि शाम में थाने आकर मुझे नाज़ली की गुमशुदगी की इतला भी दे और फिर थोड़ी देर बाद वो नाज़ली को अगवा करके भी ले जाए। आप इसे दूसरे ज़ाविये से देखें मलिक साहब, वो गहरी संजीदगी से बोला। कौन सा दूसरा ज़ाविया? मैं पूछे बिना न रह सका।
اس نے بتایا وہ کانا بہادر یا ہمت والا تھا یا نہیں، ہم اس بحث میں نہیں پڑتے اور فرض کر لیتے ہیں کہ وہ ایک چالاک اور ہوشیار مجرم تھا اور اس واردات میں کوئی اس کا شریک کار بھی رہا تھا۔ وہ لمحے بھر کے لیے سانس لینے کو رکا تو میں نے اسے روکنا یا ٹوکنا مناسب نہ سمجھا۔ وہ اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بولا، وہ تھانے میں بیٹھ کر آپ کو نازلی کی گمشدگی کی کہانی سناتا رہا اور دوسری طرف اس کے ساتھی نے اپنا کام دکھا دیا ہوگا، پھر دونوں طے شدہ پروگرام کے مطابق کہیں ملے ہوں گے اور اپنی منزل کی جانب بڑھ گئے ہوں۔ تمہاری اس تھیوری میں اچھا خاصا کرنٹ تو ہے۔ میں نے سوچتی ہوئی نظر سے نوازش کی طرف دیکھا، لیکن اب تک جو حالات و واقعات سامنے آئے ہیں ان کی روشنی میں میرا ذہن یہ کہتا ہے کہ نازلی کو اغوا نہیں کیا گیا، بلکہ وہ جہاں بھی گئی ہے اور جس کے ساتھ بھی گئی ہے اس میں اس کی مرضی بھی شامل تھی۔ میں نے لمحاتی توقف کر کے اضافہ کرتے ہوئے کہا، جب کسی شخص کو اغوا کیا جاتا ہے تو اس کارروائی کے نشانات بھی ظاہر ہوتے ہیں، کیونکہ اس عمل میں مقوی کی مرضی شامل نہیں ہوتی۔ وہ اپنے اٹھائے لیے جانے کے خلاف کم یا زیادہ مزاحمت ضرور کرتا ہے۔ یقیناً اغوا کی صورت میں نازلی کو بھی اسی رویے کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا، لیکن ایسے شواہد کہیں بھی نہیں ملے۔ وہ اپنی سہیلی سے ملنے پچھلی گلی میں گئی اور پھر واپس نہیں آئی۔ نوازش کے کان کھڑے ہو گئے۔ اس نے مجھ سے پوچھا، ملک صاحب وہ کون سی سہیلی کے گھر گئی تھی؟ انہوں نے اس سہیلی کا نام عارفہ بتایا ہے۔ میں نے جواب دیا، عارفہ کا گھر پچھلی گلی میں ہے اور وہ کسی بیوہ کی بیٹی ہے۔ ہاں ہاں میں اچھی طرح جانتا ہوں جی۔ وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، صفیہ نامی وہ عورت مطلقہ اور بیوہ ہے۔ مطلقہ اور بیوہ؟ میں نے سوالیہ نظر سے اس کی طرف دیکھا، کیا مطلب ہے تمہارا؟ وہ بات دراصل یہ ہے ملک صاحب، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا، صفیہ نے کوئی 16-17 سال پہلے رحمان نامی ایک زمیندار سے شادی کی تھی جو پپلی والا میں رہتا ہے۔ عارفہ اسی رحمان کی اولاد ہے۔ شادی کے 2 سال بعد ہی صفیہ کو طلاق ہو گئی اور وہ پپلی والا سے واپس احمد آباد آ گئی۔ چند سال بعد اس نے خاور نامی ایک اور بندے سے شادی کر لی جس سے اس کا ایک بیٹا انور ہے۔ خاور کا تعلق احمد آباد ہی سے تھا۔ کچھ عرصہ پہلے خاور کا انتقال ہو گیا اور اب صفیہ اپنے دونوں بچوں کے ساتھ میری پچھلی گلی میں رہتی ہے۔ میں نے معنی خیز انداز میں گردن ہلائی اور پوچھا، صفیہ کا بیٹا انور تو ابھی چھوٹا ہی ہوگا؟ جی وہ 7-8 سال کا ہے۔ پھر ان لوگوں کی گزر بسر کیسے ہوتی ہے؟ میں نے ایک اہم سوال کیا۔ خاور مرتے وقت ان کے لیے ایک دکان اور 8 ایکڑ زمین چھوڑ گیا تھا، نوازش نے بتایا۔ اس 8 ایکڑ اراضی کو صفیہ نے ٹھیکے پر دے رکھا ہے، جہاں سے حاصل ہونے والے اناج اور آمدنی سے ان کا گزارا ہو جاتا ہے۔ پھر رہائش کے لیے ذاتی گھر ہے، اس لیے زیادہ مسائل نہیں ہیں ان لوگوں کے ساتھ۔ ٹھیک ہے، میں باسط کو اپنے ساتھ لے کر سخاوت کوچوان کے گھر جا رہا ہوں، میں نے فیصلہ کن انداز میں کہا۔ تم اس مشن پر روانہ ہو جاؤ جس کے حوالے سے ہم نے رات میں گفتگو کی تھی۔ میں نے لمحاتی توقف کر کے دروازے سے باہر دیکھا اور پھر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے کہا، اللہ کا شکر ہے کہ آج بارش کو ابھی تک برسنا یاد نہیں آیا، اس لیے زیادہ سے زیادہ کام نمٹا لینا چاہیے۔ جی ملک صاحب، یہ تو آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں، وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ اگر ابھی تک بارش شروع نہیں ہوئی تو یہ سوچ کر مطمئن نہیں ہونا چاہیے کہ آج بارش ہوگی ہی نہیں۔ آسمان کی شکل رونے والی بنی ہوئی ہے، کسی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے جناب۔ بس تو پھر روانہ ہو جاؤ، میں نے حتمی انداز میں کہا، اور میں بھی نکل رہا ہوں۔ ہمارے درمیان رات والی میٹنگ میں یہ طے ہو گیا تھا کہ آج صبح نوازش گھوم پھر کر کانے گھڑ سوار کے بارے میں معلومات جمع کرے گا۔ اس بات میں تو اب کسی شک و شبے کی گنجائش باقی نہیں رہی تھی کہ وہ یک چشم لنگڑا گھڑ سوار احمد آباد سے تعلق نہیں رکھتا تھا۔ وہ برستی بارش میں جب مجھ سے ملنے آیا تھا اور مجھ سے مل کر جب وہ واپس گیا تھا تو یقینی طور پر کچھ لوگوں نے اسے آتے اور جاتے ہوئے بھی دیکھا ہوگا۔ کانسٹیبل باسط کے دعوے کے مطابق وہ اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر جی ٹی روڈ کی جانب گیا تھا۔ اب مجھے یہ معلوم کرنا تھا کہ وہ جی ٹی روڈ پر چڑھنے کے بعد لاہور کی سمت گیا تھا یا اس نے گجران والے کا رخ کیا تھا۔ گجران والا احمد آباد کے شمال میں اور لاہور جنوب میں واقع تھا۔ کانے جمعہ کے بارے میں تحقیق کی ذمہ داری میں نے نوازش کو سونپی تھی۔ سخاوت علی کوچوان کا گھر
दरमियाने साइज का था। मैंने एक ही नज़र में इस घर का तनकीदी जायज़ा ले लिया था। वो 3 कमरों सहन पर मुश्तमिल एक रवायती सा देहाती मकान था। 2 कमरे पहलू ब पहलू मकान के पिछले हिस्से में बने हुए थे, जबकि तीसरा कमरा बैठक के तौर पर इस्तेमाल होता था और ये घर के दाखिली दरवाजे के साथ ही सामने वाले हिस्से में तामीर किया गया था। सहन की एक दीवार के साथ बावर्ची खाना और गुसल खाना एक कतार में बने हुए थे और इसी दीवार के आखिरी सिरे पर छप्पर के नीचे एक कुंडली रखी नजर आ रही थी। इस छप्पर और कुंडली को देखकर मुझे ये समझने में ज़रा भी दिक्कत महसूस न हुई कि सखावत कोचवान बवक्त ज़रूरत अपने घोड़े को इस छप्पर के नीचे बांधता होगा। मैंने सखावत और बुशरा की रहनुमाई में घर का मुआयना कर लिया तो मुझे पता चला कि अकवी दोनों कमरों में से एक में तो बुशरा और सखावत ने रिहाइश इख्तियार कर रखी थी, जबकि इसके बराबर वाले कमरे में नाज़ली और खालिद का बसेरा था। खालिद की उम्र लगभग 10 साल रही होगी। इन दोनों भाई बहन में सुबह शाम तू में भी होती रहती थी और वह मिलकर एक साथ भी रहते थे। नाज़ली की गुमशुदगी ने खालिद को उदास कर दिया था। बैठक में किसी ने डेरा नहीं डाल रखा था। वो मेहमानों को बिठाने और खातिर तवाज़ो करने के इस्तेमाल में आती थी। रस्मी बातचीत और पूछगछ के बाद मैंने सखावत से कहा, मैं इस कमरे का मुआयना करना चाहता हूँ जहाँ नाज़ली का सामान रखा हुआ है। सामान क्या है जी? बुशरा टूटे हुए लहजे में बोली। एक सूटकेस है जनाब, जिसमें वो अपने कपड़े वगैरह खुद रखती है। ठीक है, मैं वही सूटकेस देख लेता हूँ, मैंने नरमी से कहा। जब से मेरे जहन में ये ख्याल जागिज़ी हुआ था कि नाज़ली की गुमशुदगी में उसकी अपनी मस्ती शामिल है, इसी लम्हे से मेरे अंदर रह रह कर एक आवाज़ उठती थी और वो ये कि नाज़ली तक रसाई हासिल करने के लिए इसके घर के अंदर ही से कोई सुराग मिलेगा। इसी जुस्तजू के पेश नज़र मैंने इसका सामान देखने की फरमाइश कर डाली थी। थोड़ी देर के बाद मैं सखावत कोचवान की मय्यत में नाज़ली के कमरे में पहुंच गया। वो एक आम सा कमरा था, 4 दीवारों वाला। वो दीवारों के साथ 2 चारपाइयाँ बिछी हुई थीं। चारपाइयाँ यकीनन खालिद और नाज़ली के लिए थीं, क्योंकि इस कमरे पर इन्हीं दोनों का कब्जा बताया जाता था। कमरे की तीसरी दीवार में दाखिली दरवाज़ा बना हुआ था, जबकि चौथी दीवार के साथ एक बड़ी जस्ती पेटी रखी नज़र आ रही थी। इस पेटी के ऊपर 2-3 संदूक भी पड़े हुए थे। जस्ती पेटी यकीनन लिहाफों और गद्दों वगैरह के लिए इस्तेमाल हो रही थी और संदूक में कपड़े होंगे। सखावत अली ने एक सूटकेस की जानिब इशारा करते हुए मुझे बताया, थानेदार साहब, नाज़ली का सामान इस बक्से के अंदर है। मज़कूरा सूटकेस रेक्सीन का बना हुआ था, जिस पर चेकदार रंगीन प्रिंट था और ये सूटकेस जस्ती संदूकों के पहलू में पेटी के ऊपर रखा दिखाई दे रहा था। इस वक्त कमरे में मेरे और सखावत अली के सिवा और कोई मौजूद नहीं था। बुशरा बारिश के हवाले से किसी घरेलू मसले में उलझ गई थी, क्योंकि बाहर एक मरतबा फिर बरसात का सिलसिला शुरू हो गया था। मैंने सखावत अली को मुखातिब करते हुए कहा, सखावत, नाज़ली के सामान वाले सूटकेस को नीचे तो उतारो। मैं देखना चाहता हूँ कि गुम हो जाने वाली लड़की ने इसके अंदर क्या भर रखा है। उसने फौरन हुक्म की तामील की और मज़कूरा सूटकेस को पेटी के ऊपर से उतारकर नाज़ली के बिस्तर पर रख दिया। इसे खोलो, मैंने तहमाना अंदाज में कहा, और इसके अंदर मौजूद सामान को एक एक करके बाहर निकालना शुरू कर दो। वो एक बार फिर मेरे हुक्म की तामील में मसरूफ़ हो गया। सूटकेस के अंदर ज़्यादातर नाज़ली के पहनने वाले कपड़े ही रखे नज़र आ रहे थे। सखावत एक एक कपड़ा निकालकर मुझे देता जा रहा था और मैं इस कपड़े की तहें खोलकर और अच्छी तरह झटक कर अपनी तसल्ली करता जा रहा था। फिर मैं क्लियर कपड़ों को दूसरी जानिब रख देता था। देखते ही देखते सूटकेस खाली हो गया, लेकिन ऐसी कोई भी अहम शे हत्थे न चढ़ी जिसे मैं नाज़ली की तलाश में इस्तेमाल कर सकता। सूटकेस के ढकने की अंदरूनी जानिब जो 2 पॉकेट बनी हुई थीं, मैंने इन्हें भी खंगाल डाला, लेकिन नतीजा वही ढक के 3 पात। अचानक एक बर्क रफ्तार ख्याल मेरे जहन से गुजरा और मैं बदस्ते खुद सूटकेस के साथ नबर्द आज़मा हो गया। यह ख्याल इन अखबारात को देखकर मेरे जहन में पैदा हुआ था जो सूटकेस की तह में बिछाए गए थे। वो गुजरी हुई तारीखों के पुराने अखबारात थे। लोग अमूमन ये हरकत करते हैं कि सूटकेस, दराजों और शेल्फ वगैरह में कोई चीज़ रखने से पहले नीचे अखबार वगैरह बिछा देते हैं। नाज़ली ने भी अपने सूटकेस में कुछ ऐसा ही कर रखा था। मैंने इज़्तिरारी अंदाज में वो अखबारात हटाकर देखा
तो गौहर मकसूद मेरे हाथ लग गया। इन तयशुदा बिछे हुए अखबारात के नीचे से दो अहम चीज़ें बरामद हुईं, जिन्हें देखकर मैं न सिर्फ चौंक उठा बल्कि मेरे रगों पे में सनसनी भी दौड़ गई थी। इन दो सनसनीखेज अशिया में एक तो तयशुदा रेशमी रुमाल था और दूसरी चांदी की एक अंगूठी थी। चांदी की इस जनाना अंगूठी में सुर्ख रंग का एक नगीना भी जड़ा हुआ था, जो किसी भी कीमत पर याकूत नहीं था। मेरी नज़र में वो कांच या प्लास्टिक का एक टुकड़ा था। मैंने तयशुदा रुमाल को खोलकर देखा तो उसके अंदर मौजूद मसले का हल मुझे साफ नजर आ गया। मज़कूरा रुमाल के एक कोने पर रंगीन धागे की मदद से एक खूबसूरत फूल काढ़ा गया था, जबकि दूसरे कोने में दो दिल पहलू ब पहलू बने हुए थे। एक दिल के अंदर अंग्रेजी हुरूफ ए और दूसरे के अंदर एन भी काढ़ा हुआ नजर आ रहा था। जो दिलों के अंदर कड़े हुए ये ए और एन किसी मोहब्बत की कहानी की जानिब इशारा करते थे। ये रुमाल चूँकि नाज़ली के सूटकेस के अंदर से दस्तयाब हुआ था और इसे बड़ी एहतियात के साथ छुपा कर रखा गया था, लिहाजा मैं बड़े वसूख के साथ कह सकता था कि एन का मतलब तो नाज़ली है। अगर मैं ए नाम वाले किसी मर्द को ढूंढने में कामयाब हो जाता तो ये केस चुटकी बजाते में हल हो सकता था। मेरे फौरी अंदाजे के मुताबिक चांदी की वो अंगूठी किसी ए ने नाज़ली को मोहब्बत के तोहफे के तौर पर दी थी और नाज़ली ने ये रेशमी रुमाल अपनी मोहब्बत की निशानी के तौर पर इसी ए के लिए काढ़ा था। मैंने ये दोनों चीज़ें सखावत अली को दिखाईं और कदरे सख्त लहजे में पूछा, ये सब क्या है सखावत? मेरे साथी वो भी रुमाल और अंगूठी को देख चुका था। मैंने इसके चेहरे और आंखों में बेपनाह तज़ब्ज़ुब और उलझन के तासुरात नमूदार होते देखे। वो बड़ी हिम्मत करके कमज़ोर सी आवाज़ में बोला, थानेदार साहब, मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता। इस मामले को तो समझ रहे हो ना? मैंने मायना खेज अंदाज में रेशमी रुमाल वाले दो दिलों पर उंगली रखते हुए सवाल किया। जी, ये तो साफ नज़र आ रहा है। नदामत के बोझ से उसकी आवाज़ कटकर रह गई थी। जब मैंने पूछा था कि मैंने एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए कहा, नाज़ली किसी लड़के को पसंद तो नहीं करती थी या कोई लड़का इसमें दिलचस्पी तो नहीं ले रहा था, तो आप दोनों मियाँ बीवी ने साफ इनकार कर दिया था, है ना? मैं बड़ी से बड़ी कसम खाकर कह सकता हूँ जनाब कि नाज़ली के इस मामले की मुझे कोई खबर नहीं थी। वो रुहासा हो गया, फिर शकस्ता लहजे में बोला, ठहरें, मैं बुशरा को बुला कर लाता हूँ। सूटकेस में से बरामद होने वाली अशिया को देखकर सखावत के चेहरे पर खिफ़्फ़त और नदामत के जो तासुरात उभरे थे, वो एक फितरी रद्द अमल था। ये इंकिशाफ इतना सनसनीखेज और ख़तरनाक था कि किसी भी शरीफ-उन-नफ्स बाप को शर्मिंदगी की दलदल में धंसाने के लिए काफ़ी था। मैं सखावत की जज्बाती कैफियत और मजरूह एहसासात को बखूबी समझ सकता था। इन लम्हात में उसने किसी किस्म की अदाकारी का मुजाहरा नहीं किया था, बल्कि ये रवैया उसके दिली जज्बात की सच्ची तर्जुमानी था। बेटी के खुफिया मामले से आगाह होने के बाद वो यकायक एक बेबस, लाचार और बूढ़ा बाप नजर आने लगा था। थोड़ी देर के बाद वो अपनी बीवी बुशरा को लेकर मेरे पास आ गया। इस दौरान में मैंने चांदी की अंगूठी और रेशमी रुमाल का हर पहलू से अच्छी तरह जायज़ा ले लिया था। जब मैंने मुख्तसर अल्फाज में बुशरा को ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह किया तो वो झट से बोली, ऐसा कैसे हो सकता है थानेदार जी? हो सकता नहीं, बल्कि ये हो चुका है। मैंने एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए कहा, सारे सबूत तुम्हारे सामने हैं, तुम हकीकत को कैसे झुटला सकती हो? पर जनाब, नाज़ली तो ऐसी लड़की नहीं थी। मैंने इसका जुमला मुकम्मल होने से पहले ही कह दिया, वो ऐसी थी या नहीं, अब ये इतना अहम नहीं रहा। सूटकेस की तह से बरामद होने वाले ये वाज़े सबूत इसे किसी मशकूक सरगर्मी में मुलविस ज़ाहिर करते हैं। या तो तुम अपनी बेटी को समझ नहीं पाई हो और या फिर तुम्हें सब पता है और तुम जानबूझकर नाज़ली के इस मामले पर पर्दा डालने की कोशिश कर रही हो। ऐसी बात नहीं है जनाब, वो नफ़ी में गर्दन हिलाते हुए बोली, मुझे इस बारे में कुछ पता नहीं। आप कहेंगे तो मैं बड़ी से बड़ी कसम खाने को तैयार हूँ। तो तुम्हारे ख्याल में ये अंगूठी और रुमाल मैंने नाज़ली के सूटकेस में रखा था? मैंने कतरे सख्त लहजे में इस्तफसार किया। मैंने ये तो नहीं कहा जी, वो बेचारगी से मुझे तकने लगी। इस दौरान में सखावत अली खामोश खड़ा हम दोनों के बीच होने वाली गुफ्तगू को सुन रहा था। उसकी निगाह कभी मेरे चेहरे पर
और कभी बुशरा के चेहरे पर ठहर जाती थी। मौजूदा सूरत हाल ने गोया उसे गुम करके रख दिया था। मैंने मस्कुरा रेशमी रुमाल को बुशरा की आंखों के सामने लहराते हुए गहरी संजीदगी से कहा, इस एन का तो सीधा सीधा मतलब है नाजली, और बाकी रह गया ए। मुझे इस ए की तलाश है। मैंने लम्हाती तवक्कुफ के बाद फिर कहा, कोई ऐसा लड़का जिसका नाम अलिफ या एन से शुरू होता हो। मुझे यकीन है कि ये रुमाल और अंगूठी उसी लड़के ने नाजली को दिए होंगे। इन दोनों के बीच मोहब्बत वाली कहानी चल रही थी और नाजली की गुमशुदगी में भी इसी मोहब्बत का अमल दखल हो सकता है। लेकिन थानेदार साहब, यह भी तो मुमकिन है कि सखावत अली कुछ कहते कहते अचानक रुक गया। मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा और पूछा, क्या मुमकिन है सखावत अली? वो जनाब, आरफा का नाम भी तो एन से शुरू होता है। वो गहरी संजीदगी से वजाहत करते हुए बोला, नाजली और आरफा बड़ी पक्की सहेलियां हैं और इनमें बहुत ज़्यादा मोहब्बत भी है। मुमकिन है कि ये रुमाल आरफा ने ही नाजली को तोहफे में दिया हो। तुम्हारी बात में वज़न है सखावत अली, मैंने इस बात में गर्दन हिलाते हुए कहा, लेकिन ये वज़न इस कदर नहीं है कि मेरी सोच इससे मुतासिर हो जाए। बहरहाल, मैंने लम्हाती तवक्कुफ के बाद इजाफा करते हुए कहा, मैं यहाँ से उठने के बाद आरफा के घर जा रहा हूँ। मैं इसे भी चेक करके देख लेता हूँ। अगर ये रुमाल इसी ने नाजली को दिया था तो पता चल जाएगा। बात ख़त्म करते ही मैं उठकर खड़ा हो गया। बुशरा ने जल्दी से कहा, मैं भी आपके साथ चलती हूँ जी। इसकी ज़रूरत नहीं बुशरा, मैंने किते कलामी करते हुए कहा, वहाँ मैं अकेला ही जाऊँगा। तुम अपने छोटे बेटे को मेरे साथ भेज दो रहनुमाई के लिए। इनके पास मेरे हुक्म की तामील के सिवा कोई चाराकार नहीं था। चुनांचे बेबसी से मुझे देखकर रह गए। मैं नाजली के छोटे भाई 10 साला खालिद के हमरा आरफा के घर की तरफ रवाना हो गया। बारिश का सिलसिला हिनोस जारी व सारी था, ताहम फिलवक्त ये मामला महज बूंदाबांदी तक ही महदूद था। मैंने बुशरा को अपने साथ लाने से इसलिए मना कर दिया था कि मैं आरिफा से बिल्कुल अलहदगी में पूछगछ करना चाहता था। अगर बुशरा और सखावत में से कोई मौजूद होता तो इस बात का इम्कान बहरहाल रहता कि आरफा मुझे खुलकर कुछ बता ना पाती। आरफा का घर चूँकि पिछली गली ही में वाक़ था, लिहाजा वहाँ तक रसाई में बमुश्किल 3 मिनट लगे होंगे। जब खालिद ने मतलूबा मकान की निशानदही कर दी तो मैंने इसे भी वापस भेज दिया। इसके बाद मेरा काम शुरू होता था, जिसके लिए मुझे किसी की मदद की ज़रूरत नहीं थी। मैंने आगे बढ़कर आरिफा के दरवाजे पर दस्तक दी और दरवाज़ा खुलने का इंतज़ार करने लगा। थोड़ी ही देर के बाद मैं आरिफा की बैठक में मौजूद था। कांस्टेबल नवाजिश ने मुझे आरिफा और उसके ख़ानदान के दीगर अफराद के बारे में जो मालूमात फराहम की थी वो मिनवान दुरुस्त साबित हुई। नाजली की गुमशुदगी वाला मामला अब कोई ढकी छुपी बात नहीं रहा था। मैंने ज़ाती तारुफ के बाद जब आरिफा की माँ सफ़िया को अपनी आमद की गर्ज़ क़ायद से आगाह किया तो वो बड़ी फ़िक्रमंदी से बोली, थानेदार साहब, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये नाजली कहाँ गायब हो गई है। कल शाम में तो वो यहाँ से भली चंगी गई थी। यहाँ से वो भली चंगी रुखसत हुई, लेकिन अपने घर नहीं पहुँची। मैंने सफ़िया की आंखों में देखते हुए कहा, और जहाँ तक इसके कहीं गायब हो जाने का ताल्लुक है तो इसका पता अभी लगा लेता हूँ मैं। मैंने थोड़ा तवक्कुफ़ करके मायने ख़ेज़ अंदाज में आरफा की तरफ देखा और फिर इससे सवाल किया, क्यों आरफा? मैं ठीक कह रहा हूँ ना? मम, मुझे क्या पता जी, वो गड़बड़ाए हुए लहजे में बोली। आरफा की उम्र मुझे 15 साल के करीब बताई गई थी, लेकिन माशाल्लाह उसकी सेहत ऐसी थी कि 18-20 की नज़र आती थी। इसकी घबराहट को देखते हुए मैंने तीखे लहजे में पूछा, तुम्हें क्या पता नहीं आरफा? वो जी, मैं ये कह रही थी कि, वो लड़खड़ाहट आमेज़ लहजे में बोली, मुझे क्या पता कि आप ठीक कह रहे हैं या गलत? मैंने बदस्तूर उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, मैं ये समझा कि तुम्हें इस बात का पता नहीं कि नाजली कहाँ गायब हुई है। मुझे इसका भी कुछ पता नहीं जी, उसने पलकें झपकाते हुए जवाब दिया। थानेदार साहब, आप तो मेरी बच्ची को इस तरह घूर रहे हैं जैसे नाजली को इसी ने कहीं गुम कर दिया हो, सफ़िया ने उलझनज़दा लहजे में कहा। अगर इसने गुम नहीं भी किया तो, मैंने सफ़िया की बात का जवाब देते हुए कहा, तो ये कम से कम इतना ज़रूर जानती है कि वो कहाँ गायब हुई है। मैंने हालात व वाक़ियात के पेश नज़र तफ्तीश के अंधेरे में अंदाज़े का एक तीर छोड़ा तो सफ़िया ताज्जुब खेज़ अंदाज में मुझे देखने लगी।
फिर कतरे उलझन ज़दा लहजे में पूछा, थानेदार साहब, अगर आरफा को इस बात का पता होता तो अब तक ज़रूर बता चुकी होती। कल रात ही से नाज़ली के माँ बाप इस कदर परेशान हैं कि बस मैं आपको बता नहीं सकती। तुम नहीं भी बताओ तो मुझे इस बात का बखूबी अंदाज़ा है, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा, क्योंकि अब आप लोगों के साथ साथ मैं खुद भी बहुत परेशान हो चुका हूँ और मेरी परेशानी इस वक्त तक दूर नहीं होगी जब तक मैं अलिफ या इन से शुरू होने वाले बंदे को गिरफ्तार नहीं कर लूँगा। इस वक्त मेरे आरफा और उसकी माँ सफ़िया के सिवा बैठक में और कोई मौजूद नहीं था। आरफा का छोटा भाई अनवर पड़ोसी बच्चों के साथ उन्हीं के घर में खेल रहा था। सफ़िया मेरी वजाहत पर बुरी तरह चौंक उठी। ये अलिफ और एन का क्या चक्कर है थानेदार साहब? उसने हैरत भरे लहजे में मुझसे सवाल किया। मैंने नहायत ही संजीदगी से जवाब दिया, मेरी अब तक की तहकीक और तफ्तीश ने मुझे बताया है कि नाज़ली अपनी मर्जी और रजामंदी से गायब हुई है और उसके गुमशुदगी वाले इस अमल में जिस लड़के ने उसका साथ दिया है उसका नाम या तो अलिफ से शुरू होता है या फिर एन से। रेशमी रुमाल और चांदी की अंगूठी की दस्तयाबी के बाद नाज़ली की गुमशुदगी के हवाले से मेरा एक मखसूस जहन बन गया था और इसी जहनियत के तहत मैं नाज़ली की तलाश के काम को आगे बढ़ा रहा था। लेकिन थानेदार जी, सफ़िया ने उलझन भरे अंदाज में कहा, अलिफ और एन से शुरू होने वाले नाम तो दर्जनों बल्कि सैकड़ों होंगे। आप किस तरह पता चलाएंगे कि नाज़ली की गुमशुदगी में कौन बंदा मुलविस है? इस सिलसिले में तुम्हारी बेटी आरफा मेरी मदद करेगी, मैंने गंभीर अंदाज में कहा और फिर आरफा की आंखों में झांकते हुए पूछा, तुम मेरी मदद करोगी ना? उसके चेहरे पर एक रंग सा आकर गुजर गया और इस रंग ने मुझे बता दिया कि मेरे इस सवाल ने इसे अंदर से हिलाकर रख दिया था। वो थूक निगल कर लुकनतज़दा लहजे में बोली, मम मैं क्या मदद कर सकती हूँ जी? मुझे तो कुछ पता ही नहीं वो कहाँ गई है। ये पता मैं खुद चला लूँगा कि वो कहाँ गई है, मैंने एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए कहा। तुम सिर्फ मुझे ये बताओगी कि अलिफ या एन नाम वाले किस बंदे से उसका इश्क वगैरह चल रहा था? आरफा के चेहरे पर खौफ की परछाइयाँ फैल गईं, जिससे मुझे ये समझने में देर न लगी कि मेरे अंदाजे के मुताबिक वो नाज़ली की गुमशुदगी के बारे में बहुत कुछ जानती थी। उसके चेहरे के तासुरात चीख चीख कर इस अमर की गवाही दे रहे थे कि दाल में कुछ नहीं बल्कि बहुत कुछ काला है। सफ़िया ने बेहद घबराई हुई आवाज़ में पूछा, थानेदार जी, आप तो इस तरह बात कर रहे हैं जैसे नाज़ली की गुमशुदगी के सिलसिले में कोई बहुत ही मजबूत सबूत आपके हाथ लग गया हो। अपनी इस बात से सफ़िया नामी वो औरत मुझे खासी समझदार और अक्लमंद महसूस हुई। कोई आम औरत इतना दुरुस्त अंदाज़ा कायम नहीं कर सकती थी। मैंने इसके इस्तफसार के जवाब में कहा, हाँ सफ़िया, ऐसी ही बात है। 2 सबूत मेरे हाथ लगे हैं, बस आरिफा से इनकी तस्दीक करना है। मुझे यकीन है कि आरफा इस बारे में बहुत कुछ जानती होगी। ये इसकी गहरी और राजदार सहेली है, इसकी मोहब्बत से भी बखूबी वाकिफ़ होगी। आरफा के ताउन से मेरा काम आसान हो जाएगा। इसके बाद मैं पहली फुर्सत में नाज़ली को ढूंढ निकालूंगा। कौन से 2 सबूत? सफ़िया और आरफा ने बैक ज़बान पूछा। मैंने सरे दस्त इनके इस सनसनीखेज सवाल का जवाब देना ज़रूरी न समझा और बराह रास्त आरफा की आंखों में देखते हुए पूछा, क्या ये बात दुरुस्त है कि कल शाम में मगरिब की अजान से चंद लम्हे पहले गुमशुदा नाज़ली तुमसे मिलने यहाँ आई थी? जी हाँ, वो आई थी, आरफा के बजाय सफ़िया ने तस्दीकी अंदाज में जवाब दिया। सफ़िया बीबी, मैंने तंबीही लहजे में कहा, जब तक मैं तुमसे कोई सवाल न करूं तुम बिल्कुल खामोश बैठी रहोगी। मेरी बात समझ रही हो ना? जी चंगी तरह समझ गई। वो जल्दी से उस बात में गर्दन हिलाते हुए बोली, अब मैं चुप रहूंगी थानेदार साहब। शाबाश, मैंने सताइशी नज़र से उसकी तरफ देखा। तुम एक तजुर्बेकार और बुर्दबार औरत हो, मुझे तुमसे ऐसी ही अक्लमंदी के मुजाहरे की तवक्को थी। सफ़िया के चेहरे पर इत्मीनान छलकने लगा। मैं आरफा की जानिब मुतवज्जा हो गया। तुम्हारी वालदा ने इस बात की तस्दीक तो कर दी कि गुज़िश्ता शाम नाज़ली तुमसे मिलने के लिए यहाँ आई थी। अब तुम मुझे ये बताओगी कि क्या वो खुद ही तुम्हारे घर आई थी या तुमने ख़ास तौर पर उसे बुलाया था? इस सवाल का जवाब मुझे पहले से मालूम था, लेकिन फिर भी मैं आरफा की ज़बान से उसकी तस्दीक या तरतीब चाहता था, क्योंकि आगे आने वाले बेशतर सवालात का दारोमदार इसी तस्दीक और तरतीब पर था।
आरफा ने इस बात में सर हिलाया और कहा, जी हाँ, वो मेरे बुलाने पर ही यहाँ आई थी। क्या तुमने इसे किसी खास काम से बुलाया था? मैंने पूछा। उसने जवाब दिया कि जी हाँ। किस काम से? मैंने सवालात के सिलसिले को आगे बढ़ाया। वो जी, मैं सिराने का गिलाफ काट रही थी, वो वजाहत करते हुए बोली। कोई नया डिज़ाइन समझ में नहीं आ रहा था, सोचा कि नाज़ली से मशवरा कर लूँ। मैंने इसी मकसद से उसे अपने पास बुलाया था। तुम्हारी बात से तो अंदाज़ा होता है कि नाज़ली को सिलाई कढ़ाई का बड़ा तजुर्बा था। जी हाँ, वो अमूर खानादारी की बहुत माहिर थी। लफ्ज़ कढ़ाई से मेरा ज़हन फ़ौरन इस रेशमी रुमाल की जानिब चला गया था जो गुमशुदा नाज़ली के सूटकेस में से बरामद हुआ था। मैंने सखावत अली के घर से निकलते वक्त चांदी की अंगूठी और रेशमी रुमाल अपनी जेब में रख लिया था। आरफा, मैंने इसे मुखातिब करते हुए गहरी संजीदगी से कहा, जो लोग किसी भी हुनर के माहिर होते हैं, इनके काम का अपना एक मखसूस अंदाज होता है जो सैकड़ों हज़ारों लोगों के कामों में बिल्कुल अलग पहचाना जा सकता है। मैंने लम्हाती तवक्कुफ़ करके टटोलने वाली नज़र से आरफा को देखा, फिर सवाल किया, क्या नाज़ली की कढ़ाई का भी अपना एक मुनफरिद अंदाज है? जी हाँ, बिल्कुल है, उसने इस बात में जवाब दिया। हमारे महल्ले में नाज़ली से ज़्यादा साफ कढ़ाई और कोई लड़की कर ही नहीं सकती। गोया तुम नाज़ली के हाथ के काम को दूरी से देखकर पहचान सकती हो, उसने इस बात में जवाब दिया। मैंने फ़िलहाल सवालात के ज़ाविये को थोड़ा सा तब्दील कर दिया और उसकी आंखों में देखते हुए पूछा, सच सच बताओ आरफा, नाज़ली का किस लड़के के साथ चक्कर चल रहा था? वो जी, वो बेहद घबरा गई। मुझे कुछ पता नहीं। इसका मतलब है कि शराफत की ज़बान तुम्हारी समझ में नहीं आएगी, मैंने खासे ख़तरनाक अंदाज में कहा। बाकी की पूछगछ के लिए तुम्हें अपने साथ थाने लेकर जाना पड़ेगा। आरफा सहमी हुई नज़र से अपनी माँ को तकने लगी। सफिया मुझसे मुखातिब होते हुए बोली, थानेदार साहब, आप आरफा की सेहत पर न जाएं। मेरी बच्ची बहुत ही हसास और कमज़ोर दिल की मालिक है। आपकी खौफनाक बातें कहीं उसके दिमाग पर कोई उल्टा असर न कर दें। मुझे तो कोई शौक़ नहीं है इसे थाने लेकर जाने का, मैंने जज्बात से आरी लहजे में कहा। लेकिन अगर ये मुझसे ताउन नहीं करेगी तो फिर मुझे मजबूरन ये कदम उठाना ही पड़ेगा। आपको किस बिना पर यकीन है कि नाज़ली का किसी लड़के से कोई चक्कर था? सफिया ने ठहरे हुए लहजे में मुझसे पूछा। और ये कि आरफा इनके चक्कर से भी वाकिफ़ है। मैंने थोड़ी देर पहले 2 ठोस सबूत हाथ लगने की बात की थी, मैंने अपनी जेब में हाथ डालते हुए कहा। इन्हीं सबूत की बिना पर मैं दावे से कह सकता हूँ कि नाज़ली किसी ऐसे लड़के की मोहब्बत में गिरफ्तार थी जिसका नाम अलिफ या ऐन से शुरू होता है। सखावत और उसकी घरवाली ने इस सिलसिले में क्या बताया है? सफिया ने एक अहम सवाल किया। उन्होंने इस मामले से अपनी लाइल्मी का इजहार किया है, मैंने साफ गोई से काम लेते हुए कहा। इसीलिए नाज़ली की राजदार सहेली से मालूमात हासिल करने में यहाँ पहुँचा हूँ। क्या वो दोनों ठोस सबूत आप मुझे दिखा सकते हैं? सफिया ने पूछा। बिल्कुल दिखा सकता हूँ, ये कहते हुए मैंने अपनी जेब में से चांदी की अंगूठी निकाल ली, फिर इसे सफिया की जानिब बढ़ाते हुए कहा, ये मुझे नाज़ली के सूटकेस में से मिली है। सफिया ने मज़कूरा अंगूठी को अपने हाथ में लेकर घुमा फिरा कर देखा, फिर नफ़ी में गर्दन हिलाते हुए बोली, मुझे तो ये अंगूठी नाज़ली के हाथ में कभी नज़र नहीं आई। खुफिया मोहब्बत की निशानियों को इस्तेमाल में नहीं लाया जाता सफिया बीबी, मैंने एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए कहा, वरना मोहब्बत का भांडा फूट जाता है। मेरे इस तबसरे पर सफिया ने सवालिया नज़र से अपनी बेटी की तरफ देखा और पूछा, तुमने कभी इस अंगूठी को नाज़ली के पास देखा था? वो हिचकिचाकर खामोश हो गई। आरफा, मैंने सख्त लहजे में से मुखातिब किया। बिल्कुल वाज़ेह जवाब दो, हाँ या ना में। जी, मुझे याद आ रहा है कि नाज़ली ने एक बार मुझे ये अंगूठी दिखाई तो थी, वो पुरसोच अंदाज में बोली, लेकिन अब ये याद नहीं कि इस अंगूठी के हवाले से उसने मुझे बताया क्या था। आरफा का लहजा और अंदाज इस बात की चुगली खा रहा था कि वो दीदा और दानिस्ता अपनी सहेली के मामले को छुपाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अब मैं इसे आसानी से फरार की इजाज़त नहीं दे सकता था। याददाश्त को वापस लाने का फार्मूला भी है मेरे पास। मैंने दूसरी जेब में हाथ डालकर तयशुदा रेशमी रुमाल निकाल लिया और इसे आरफा की जानिब बढ़ाते हुए कहा, इसे खोल कर देखो। ये क्या है जी? उसने हिचकिचाहट आमेज़ अंदाज में वो तयशुदा रुमाल अपने हाथ में ले लिया।
खोल कर देखोगी तो 15वां तबक रोशन हो जाएगा। मैंने मायनाखेज अंदाज में कहा। इसमें दूर दराज गई हुई याददाश्त को वापस लाने का फार्मूला बंद है। सफिया उलझनज़दा नज़र से कभी मुझे और कभी अपनी बेटी आरफा को देख रही थी। ताहम मेरी हिदायत का ख्याल रखते हुए उसने हमारे बीच किसी किस्म की मुदाखलत की कोशिश नहीं की थी। आरफा ने जैसे ही रेशमी रुमाल खोलकर देखा, उसे एक झटका सा लगा। मुझे ये अंदाज़ा कायम करने में ज़रा सी भी मुश्किल पेश न आई कि वो इससे पहले भी मज़कूरा रुमाल को देख चुकी थी। मैंने उसकी आँखों और चेहरे पर शनासाई के बड़े बाज़े आसार उभरते देखे। याददाश्त वापस आ गई या थाने चलें आरफा? मैंने सरसराती हुई आवाज़ में कहा। इस रुमाल में है क्या जी? ज़रा मुझे भी तो पता चले। सफिया की तशवीश में डूबी हुई आवाज़ उभरी। वो एक ऐसे ज़ाविये पर बैठी हुई थी कि आरफा के हाथ में मौजूद रुमाल को पूरी तफसील के साथ देख नहीं सकती थी। थाने के जिक्र पर इसकी परेशानी हवा से बातें करने लगी थी। मैंने इसकी तशवीश को नज़रअंदाज करते हुए आरफा से कहा, तुम नाज़ली के हाथ की कढ़ाई को देखते ही पहचान लेने की दावेदार हो। इस रुमाल पर जो काम हुआ है, इसके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? मैंने लम्हाती तवक्कुफ़ के बाद बड़े संगीन अल्फाज में इजाफ़ा किया। आरफा, मैं तुम्हें सच बोलने का आखिरी मौका दे रहा हूँ। अगर तुमने कोई गड़बड़ की तो फिर समझ लो मैं सख्ती करने पर मजबूर हो जाऊँगा। जी मैंने पहचान लिया है, वो इकरार में गर्दन हिलाते हुए बोली। ये कढ़ाई नाज़ली ही के हाथ की है। नाज़ली ने ये रुमाल किसके लिए काढ़ा था? मैंने पूछा। वो हिचकिचाकर दाएं बाएं होने का इरादा कर ही रही थी कि मैंने सख्त लहजे में कहा, कोई गड़बड़ नहीं आरफा, मैं जानता हूँ कि तुमने इस कढ़ाई ही को नहीं बल्कि रुमाल को भी पहचान लिया है। तुम इस रुमाल को नाज़ली के पास पहले भी देख चुकी हो। मैं ठीक कह रहा हूँ ना? जी, वो इकरारी लहजे में बोली। नाज़ली ने ये रुमाल मुझे दिखाया था और वो चांदी की ज़नाना अंगूठी, वो भी। अब जल्दी से ये भी बता दो कि चांदी की अंगूठी किसने नाज़ली को दी थी? मैंने कहा। और नाज़ली ने ये रेशमी रुमाल किसको देने के लिए काढ़ा था? सफिया बड़ी देर से उलझनज़दा सवालिया नज़रों से मुझे देखे जा रही थी। मैंने इसकी तसल्ली के लिए नहायत ही मुख्तसर अल्फाज में रेशमी रुमाल और चांदी की अंगूठी के बारे में बता दिया। मैंने 2 दिल और अंग्रेज़ी हुरूफ एन और ए की भी वजाहत कर दी। उसने मेरी पूरी बात तवज्जो से सुनी और मेरे खामोश होने पर आरफा की तरफ देखते हुए तहमाना लहजे में बोली, आरफा, तुम्हें जो कुछ पता है साफ साफ थानेदार जी को बता दो, वरना ये तो तुम्हें बाद में थाने लेकर जाएंगे। मैं अभी से तुम्हें कूटना शुरू कर दूंगी। इस बदबख्त नाज़ली ने तुम्हें किन चक्करों में डाल रखा है? हकीकत हाल से वाकफियत के बाद सफिया बड़े जलाल में आ गई थी और उसके इस रवैये से मेरा काम खासा आसान हो गया था। जब दोनों जानिब से चढ़ाई देखी तो आरफा की हिम्मत जवाब दे गई और इसे इकरार करते ही बनी। इस लड़के का नाम असलम है, वो सरसराती हुई आवाज़ में बोली, लेकिन सब इसे भोला कहते हैं। भोला? सफिया ने उलझनज़दा नज़र से आरफा की तरफ देखा। ये कौन है? मैं तो किसी असलम या भोला को नहीं जानती। आरफा के इंकिशाफ के बाद ए वाला मामला तो बिल्कुल साफ हो गया था। एन से नाज़ली और ए से असलम। लेकिन अभी भी मुझे उससे बहुत सारी बातें पूछना थीं। अपनी माँ के सवाल के जवाब में आरफा ने बताया, भोले को मैंने भी नहीं देखा, बस नाज़ली की ज़बान ही से उसका नाम सुना है। मैंने आरफा से एक अहम सवाल किया, इस असलम उर्फ भोला को ना तो तुमने देखा है और ना ही तुम्हारी माँ इसे जानती है। इससे तो जाहिर होता है कि ये बंदा एमनाबाद का रहने वाला नहीं। क्या मेरा अंदाज़ा दुरुस्त है? जी, उसने इस बात में गर्दन हिलाई। भोला इधर कामुकी में रहता है। कामुकी के नाम पर मैं चौंक उठा। मेरी मालूमात के मुताबिक नाज़ली की फूफी जीनत कामुकी में रहती थी। मैंने इज़्तिरारी लहजे में आरफा से पूछा, कामुकी में किस जगह? जगह का तो मुझे पता नहीं जनाब, वो मुतामिलाना अंदाज में बोली। नाज़ली ने सिर्फ इतना बताया था कि भोला उसकी कामुकी वाली फूफी के पड़ोस में रहता है। तुम कितनी घुन्नी हो आरफा? सफिया ने तेज़ नज़र से अपनी बेटी को घूरा। तुम दोनों सहेलियां इतना ख़तरनाक खेल खेल रही थीं और मुझे कोई खबर भी नहीं। इससे ज़्यादा घुन्नी तो नाज़ली थी, मैंने सफिया की तरफ देखते हुए कहा। इसके माँ बाप को तो इसके करतूतों का कुछ पता ही नहीं। सफिया ने थानेदार बनने की कोशिश करते हुए आरफा से सवाल किया, नाज़ली और भोला का चक्कर कब से चल रहा था?
मुझे ठीक तरह से पता नहीं, वो जवाबन बोली। नाज़ली ने 2-3 माह पहले ही मुझे इसके बारे में बताया था। क्या कल शाम में भोला यहाँ एमनाबाद आया था? मैंने आरफा के चेहरे पर निगाह जमाते हुए इस्तफसार किया। मुझे नहीं पता जी, वो बड़े मजबूत लहजे में बोली, और मुझे ये अंदाज़ा लगाने में कोई दिक्कत पेश न आई कि वो गलत बयानी से काम नहीं ले रही थी। इसके अल्फाज और अंदाज से एतमाद झलकता था। मैंने बदस्तूर संजीदा लहजे में पूछा, क्या उसने ऐसा कोई जिक्र किया था कि गुज़िश्ता रोज़ भोला इससे मिलने के लिए एमनाबाद आने वाला है? नहीं जी, उसने इस बारे में मुझे कुछ नहीं बताया था। तुम्हें ये तो मालूम होगा कि भोला कभी यहाँ आया हो? उसने नफ़ी में गर्दन हिलाई और बताया, जनाब, जहाँ तक मैं जानती हूँ या नाज़ली ने मुझे जितना बताया है उसके मुताबिक तो भोला नाज़ली से मिलने यहाँ कभी नहीं आया। ये जब अपनी फूफो के पास कामों की जाया करती थी तो वहाँ इनकी मुलाकातें हुआ करती थीं। मैंने घुमा फिरा कर इसी हवाले से मज़ीद 2-4 सवालात किए, लेकिन कोई नया या ज़्यादा हौसला अफजा नतीजा बरामद न हुआ। नाज़ली की हालिया गुमशुदगी या अपनी मर्ज़ी से फ़रार के बारे में आरफा को कुछ भी मालूम नहीं था। वो जिस हद तक मुझे मालूमात फराहम कर सकती थी वो उसने करती थी। मैं इसे जो कुछ भी उगलवाने में कामयाब हो सका, इससे मेरी तफ्तीश के लिए एक वाज़ेह राह मुतय्यन हो गई थी। मैंने इन अल्फाज के साथ आरफा को फारिग कर दिया। देखो आरफा, तुम एक अच्छी और समझदार लड़की हो। तुमने मुझे जो कुछ भी बताया है इस पर मैंने आंखें बंद करके यकीन कर लिया है। मुझे उम्मीद है कि बाद में इनमें से कोई बात गलत साबित नहीं होगी। मैंने लम्हाती तवक्कुफ़ करके उसकी आंखों में देखा और निहायत ही ठहरे हुए लहजे में इजाफा किया, मैं तुमसे ये उम्मीद रख सकता हूँ ना कि तुमने मुझे सब कुछ 16 आने सच बताया है? जी हाँ, मैंने आपसे एक ज़रा सा भी झूठ नहीं बोला। वो मेरी आंखों में देखते हुए बोली, आपको यकीन नहीं आ रहा तो मैं बड़ी से बड़ी कसम खाने को भी तैयार हूँ। कसम खाने की ज़रूरत नहीं, मुझे तुम्हारी बात का वैसे ही बड़ा एतबार है। मैंने इसका हौसला बढ़ाते हुए कहा, वैसे भी कसम खा लेने से चीज़ों की हकीकत थोड़ी तब्दील हो जाती है। सच हर हाल में सच और झूठ हर हालत में झूठ ही रहता है। ये तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं थानेदार साहब। सफ़िया एक गहरी सांस खारिज करते हुए तायदी अंदाज में बोली। मैंने इस ताउन पर इन माँ बेटी का शुक्रिया अदा किया और वहाँ से उठकर दोबारा गुमशुदा नाज़ली के घर आ गया। दोपहर के बाद कांस्टेबल नवाजिश वापस आ गया। वो लंगड़े जुम्मा के बारे में एक सनसनीखेज तहकीक करके लौटा था। उसने पूरे एमनाबाद में घूम फिर कर और मुख्तलिफ लोगों से पूछगछ करके ये मालूम कर लिया था कि गुज़िश्ता शाम वो काना घुड़सवार जमालुद्दीन उर्फ जुम्मा मुझसे मुलाकात के बाद किस तरफ गया था। नवाजिश के इंकशाफ ने इस केस की एक वाज़ेह शक्ल निकाल दी थी। इसके मुताबिक वो काना जुम्मा अपने घोड़े पर सवार होकर कामुकी की जानिब गया था। मैंने सफ़िया के घर से उठकर सखावत अली और बुशरा से दोबारा मुलाकात की थी और इन्हें नाज़ली के मुसद्दिका कारनामे से भी आगाह किया था। पहले तो वो लोग इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थे कि नाज़ली का कोई ऐसा वैसा चक्कर भी हो सकता है, लेकिन चांदी की अंगूठी, रेशमी रुमाल और सबसे बढ़कर आरिफा की गवाही के आगे वो ज़्यादा देर तक मज़ाहमत न कर सके और ये कहकर उन्होंने खामोशी इख्तियार कर ली कि खुदा गवाह है, हमें नाज़ली के इस मामले की कोई खबर नहीं थी। मैंने इनसे कामुकी वाले असलम उर्फ भोला के बारे में भी इस्तफसार किया। उन्होंने तस्लीम किया कि सखावत की छोटी बहन जीनत के पड़ोस में अल्लादित्ता और रहमत बीबी का घर है। अल्लादित्ता के लड़के का नाम भोला ही था। गोया आरफा के इंकशाफ की तस्दीक हो गई, लेकिन इस सिलसिले की एक कड़ी अभी तक मेरे जहन में चुभन पैदा कर रही थी। सखावत और बुशरा ने असलम उर्फ भोले का जो हुलिया और वज़ीक़तें बयान की थी वो जुम्मा से कतई मुख्तलिफ थी। इसका वाज़ेह तौर पर एक ही मतलब था कि काना जुम्मा और भोला तो बिल्कुल मुख्तलिफ और अलग किरदार थे और ऐन मुमकिन था कि ये दोनों आपस में दोस्त हों और ये भी हो सकता था कि इनमें शदीद नौयत की दुश्मनी हो। मैंने सखावत अली के घर से निकलते हुए इसकी कामुकी वाली बहन के घर का पता अच्छी तरह समझ लिया था, क्योंकि नाज़ली तक रसाई हासिल करने के लिए असलम उर्फ भोला को ज़ेर तफ्तीश लाना बहुत ज़रूरी हो गया था। हम दोनों इस वक्त बैठे इसी मामले पर गौर व फिक्र कर रहे थे और इस बात पर मुत्तफिक थे कि हमें फिलफौर कामुकी की तरफ रवाना हो जाना चाहिए।
میں نے کہا، نوازش، اس برستی بارش میں گھوڑوں پر سوار ہو کر کاموکی کا رخ کرنا تو عقل مندی نہیں ہوگی، ہمیں کوئی دوسرا ہی ذریعہ اختیار کرنا ہوگا۔ دوسرا ذریعہ ٹانگا ہو سکتا ہے ملک صاحب، وہ تجویز دینے والے انداز میں بولا۔ آپ کہیں تو میں سخاوت کو لے کر آ جاتا ہوں۔ سخاوت علی کے نام پر میں چونک اٹھا اور مجھے یاد آیا کہ وہ کوچوانی کرتا تھا۔ اس افراتفری میں میرے ذہن سے بالکل نکل گیا تھا کہ سخاوت کا ذریعہ معاش کیا ہے۔ کاموکی تک رسائی حاصل کرنے کے لیے سخاوت علی کے ٹانگے سے زیادہ مناسب اور کوئی سواری نہیں ہو سکتی تھی۔ ٹھیک ہے، میں نے نوازش سے کہا، تم فوراً سخاوت علی کو اس کے ٹانگے سمیت پکڑ لاؤ، ہم ابھی کاموکی روانہ ہو رہے ہیں۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھا اور مجھے سلام کر کے رخصت ہو گیا۔ آج بارش کا زور کل کی نسبت تو کم تھا، لیکن وہ وقفے وقفے سے اپنا فریضہ ادا کرنے سے نہیں چوکتی تھی، کبھی بوندا باندی کی شکل میں، کبھی بوچھار کی صورت، کبھی چند چھینٹوں کے روپ میں، تو کبھی موسلا دھار۔ وہ اپنا جلوہ دکھا ہی رہی تھی۔ ہماری یہ خوش قسمتی تھی کہ جب ہم کاموکی کی جانب روانہ ہونے لگے تو یہ بوندا باندی کے ڈھب پر چل رہی تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں کانسٹیبل نوازش سخاوت علی کو لے کر تھانے پہنچ گیا۔ میں نے نہایت ہی مختصر الفاظ میں اسے اپنے منصوبے سے آگاہ کیا۔ وہ بیٹی کی گمشدگی کے غم میں نڈھال ہو رہا تھا اور جلد از جلد اس کی بازیابی کا خواہاں تھا، لہٰذا میری بات فوراً ہی اس کی سمجھ میں آ گئی۔ پھر 5 منٹ بعد ہی ہم تینوں ٹانگے میں بیٹھ کر کاموکی کی جانب روانہ ہو گئے۔ سخاوت کوچوان اور کانسٹیبل نوازش اگلی سیٹ پر تھے اور میں عقبی نشست پر برائے جمان تھا۔ لگ بھگ آدھا گھنٹے کے بعد ہم بخیر و عافیت کاموکی پہنچ گئے۔ ہم سیدھے سخاوت کی بہن زینت کے گھر گئے اور انہیں تازہ ترین صورتحال سے آگاہ کیا۔ یہ سن کر سب کو سخت افسوس ہوا کہ نازلی کہیں غائب ہو گئی تھی۔ میں نے خاص طور پر زینت کی 2 بڑی بیٹیوں سے پوچھ گچھ کی۔ موضوع گفتگو نازلی اور بھولا کا باہمی معاملہ ہی تھا۔ یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ ان میں سے کوئی اس چکر سے واقف نہ ہو۔ اگر واقعی یہ کوئی چکر تھا تو تھوڑی سی محنت کے بعد مجھے اپنے مقصد میں کامیابی حاصل ہو گئی۔ میں اٹھا اور بھولے کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹا ڈالا۔ زینت اور الادتہ کے گھروں کے دروازے پہلو بہ پہلو تھے۔ اس وقت میرے ساتھ نوازش بھی تھا۔ ہم دونوں پولیس کی یونیفارم میں تھے۔ سخاوت علی کو ہم نے گھر کے اندر ہی چھوڑ دیا تھا۔ دروازہ اسلم عرف بھولا کی ماں رحمت بی بی نے کھولا۔ وہ اس وقت گھر میں اکیلی ہی تھی۔ بعد ازاں مجھے معلوم ہوا کہ بھولا ان میاں بیوی کی اکلوتی اولاد تھا۔ 2 پولیس والوں کو اپنے سامنے دیکھ کر رحمت بی بی گھبرا گئی۔ گھر کے اندر پہنچ کر جب میں نے اسے اپنی آمد کی غرض و غایت سے آگاہ کیا تو اس کی گھبراہٹ وحشت میں بدل گئی۔ وہ بڑی تیزی سے نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولی، بھولا تو بہت ہی بیوہ بچہ ہے جی، وہ ایسا کام نہیں کر سکتا، آپ کو کوئی مغالطہ ہوا ہے۔ وہ کتنا بھولا اور بیوہ ہے، اس بات کا پتہ تو اس وقت چلے گا جب وہ میرے ہاتھ آئے گا۔ میں نے سخت لہجے میں کہا، تم مجھے صرف اتنا بتاؤ کہ وہ اس وقت ہے کہاں؟ وہ تو جی کل صبح سے لاہور گیا ہوا ہے، وہ پریشانی سے بولی، 2-3 دن بعد واپس آئے گا۔ بھولا کاموکی میں موجود نہ ہونا بھی اسی امر پر دلالت کرتا تھا کہ نازلی کی گمشدگی میں سراسر اسی کا ہاتھ ہو سکتا ہے۔ میں نے کڑے لہجے میں رحمت بی بی سے پوچھا، وہ لاہور کیا کرنے گیا ہے؟ اپنے کسی دوست سے ملنے گیا ہے جی۔ لاہور میں اس کا دوست کس جگہ رہتا ہے؟ مجھے نہیں پتہ جی، وہ اپنے باپ کو پتہ کر گیا ہے۔ الادتہ اس وقت کہاں ملے گا؟ میں نے بھولے کے باپ کے بارے میں پوچھا۔ وہ منڈی میں ہے جی، رحمت بی بی نے بتایا، شام کو ہی واپس آئے گا۔ الادتہ کاموکی کی غلہ منڈی میں کام کرتا تھا۔ میں نے رحمت بی بی کے ساتھ مزید وقت ضائع کرنا مناسب نہ جانا اور نوازش علی کو لے کر غلہ منڈی پہنچ گیا۔ اس جانب کا رخ کرتے وقت میں نے سخاوت علی کو سختی سے ہدایت کر دی تھی کہ جب تک میں واپس نہ آؤں وہ اپنی بہن کے گھر میں رک کر میرا انتظار کرے گا۔ غلہ منڈی کاموکی پہنچ کر میں نے اس آڑتی کی دکان تلاش کی جہاں الادتہ کام کرتا تھا۔ مذکورہ آڑتی کا نام شوکت حسین تھا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد میں شوکت حسین آڑتی کی دکان پر الادتہ کے روبرو تھا۔ میری بات سن کر الادتہ پریشان ہو گیا اور حیرت بھرے لہجے میں بولا، مجھے تو یقین نہیں آ رہا جناب، تمہاری یقینی اور بے یقینی کا فیصلہ انشاءاللہ آج ہی کی تاریخ میں ہو جائے گا۔ الادتہ
मैंने सनसनाते हुए लहजे में कहा। हम अभी और इसी वक्त भोले की तलाश में लाहौर रवाना हो रहे हैं और तुम भी हमारे साथ चलोगे। तुम ही हमें भोले के दोस्त के घर तक पहुंचाओगे। मेरी बात समझ रहे हो ना? जी समझ रहा हूँ, वो बेचारगी से इस बात में गर्दन हिलाते हुए बोला। इस मौके पर आरती शौकत हुसैन ने कानून के साथ अपने भरपूर ताउन का मुजाहरा किया। जब मैं अल्लादिता को सूरत हाल का संगीनी से आगाह कर रहा था तो शौकत हुसैन भी हमारे पास ही मौजूद था। पूरी बात सुनने और इसे महसूस करने के बाद उसने मुझसे कहा, मलिक साहब, अगर आप पसंद करें तो मैं आपको अपनी कार में लाहौर पहुंचा सकता हूं। लारी या बस में लाहौर पहुंचने में आपको काफ़ी वक्त लग जाएगा। फिर बस स्टैंड से भोला तक रसाई हासिल करने में भी अच्छा खासा वक्त लगेगा। जबकि वो लम्हे भर को सांस लेने के लिए थमा और फिर अपनी बात मुकम्मल करते हुए बोला, जबकि मेरी कार में आप लोग आधे वक्त में अपनी मंजिल पर पहुंच जाएंगे। मैंने चश्मे ज़दन में आरती शौकत हुसैन की पेशकश से फ़ायदा उठाने का फ़ैसला कर लिया और ठीक 15 मिनट के बाद हम लोग कामोकी से लाहौर की जानिब रवाना हो चुके थे। लाहौर का दौरा बड़ा कामयाब साबित हुआ था। मैं इस वक्त अपने थाने में बैठा थानेदारी कर रहा था। नाजली और भोला मेरे सामने मुजरिमों की तरह सर झुकाए खड़े थे। इन दोनों के बाप भी एक तरफ बेंच पर बैठे खफ की आमेज नज़रों से इन्हें काहे बकाहे देख रहे थे और बाहर बारिश अपनी बहार दिखा रही थी। रात का अंधेरा चारों जानिब फैल चुका था और इस खूब तारीकी में बरसती बारिश की आवाज़ बड़ा अजीब तासुर पैदा कर रही थी। और मैं भोले के दोस्त का घर तलाश करने में मुझे ज़्यादा दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा था। मंसूर अहमद नामी वो शख्स कृष्ण नगर के इलाके में रहता था। हमारी खुशकिस्मती कि जब हमने मंसूर अहमद के घर पर छापा मारा तो नाजली और भोला घर के अंदर मौजूद थे। इस तमाम तर कार्रवाई में आरती शौकत हुसैन ने बड़ा अहम किरदार अदा किया था। वो वापसी में मुझे थाने पहुंचाने के बाद ही अपने घर गया था। जब हम लोग नाजली और भोले को लेकर लाहौर से वापस आ रहे थे तो हमने कामोकी से सखावत अली को भी अपने साथ ले लिया था। जब कोई मुजरिम अपने जुर्म का इकरार कर लेता है तो फिर इससे आगे का केस बहुत सीधा और आसान हो जाता है। नाजली और भोले की नदामत के बोझ से झुकी हुई गर्दनें इकबाल जुर्म की उम्दा मिसाल थीं। लेकिन मैंने इस इजहार शर्मिंदगी पर ही इक्तफा नहीं किया बल्कि इनकी ज़बान से भी तस्लीम कराया कि ये मुजरिमाना हिमाकत इनसे सरजद हुई थी। मैंने अल्लादिता की तरफ देखते हुए कहा, भोली ने नाजली को घर से भगाकर जो जुर्म किया है इसके लिए मैं इसे सीधा जेल भिजवा सकता हूँ। वो सरासीमा नज़र से मुझे देखने लगा। मैंने रुए सुखन सखावत अली की तरफ मोड़ा और बदस्तूर संजीदा लहजे में कहा, भोला चला जाएगा और नाजली को तुम अपने साथ घर ले जाओगे, लेकिन एक बात जहन में रख लो कि भोला जेल के अंदर सज़ा काटेगा और नाजली घर के अंदर बैठकर। ये आप क्या कह रहे हैं थानेदार साहब? वो घबराहट आमेज लहजे में बोला, नाजली को आप क्यों सज़ा देंगे? नाजली को मैं नहीं बल्कि ये माशरा सज़ा देगा। मैंने एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए कहा, जो लड़की एक मर्तबा घर से भाग जाती है फिर माशरा उसको इज़्ज़त की निगाह से नहीं देखता, लेकिन इसका कोई माकूल रिश्ता भी नहीं आता। क्या मैं गलत कह रहा हूँ? नहीं जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। सखावत ने इस बात में गर्दन हिलाई। मैंने बारी बारी दोनों को देखते हुए कहा, अगर आप लोग मेरे मशवरे पर अमल करने के लिए तैयार हो जाओ तो इस पेचीदा मसले को इधर थाने ही में हल किया जा सकता है। जी आप हुक्म करें, वो बैक ज़बान बोले। मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा, ये बात तो साबित हो चुकी कि ये दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, अगरचे उन्होंने अपनी मोहब्बत की तकमील के लिए बहुत ही गलत कदम उठाया है। मैं समझता हूँ अगर हम सब मिलकर इनकी गलती को माफ़ कर दें तो इनकी ज़िंदगी इज्जत से गुजर सकती है। आपका इशारा इनकी शादी की तरफ है? अल्लादिता ने सरसराती हुई आवाज़ में कहा, बिल्कुल, मैं यही कहना चाह रहा हूँ। मैंने इस बात में गर्दन हिलाई। फिर सखावत अली की तरफ देखते हुए पूछा, तुम्हें नाजली और भोले की शादी पर कोई एतराज़ तो नहीं? सखावत अली, हालात ने इन तमाम किरदारों को एक ऐसे मोड़ पर ला खड़ा किया था कि किसी की ज़बान मेरी तजवीज़ से इनकार की मुतहम्मिल नहीं हो सकती थी। लिहाजा एक माह के अंदर ही दोनों ख़ानदानों ने मेरे मशवरे पर अमल कर डाला।
اس موقع پر بھولا اور نازلی کی خوشی دیدنی تھی۔ وہ دل و جان سے میرے احسان مند تھے کہ میں نے دو محبت کرنے والوں کو قانوناً اور شرعاً ایک ڈور سے باندھ دیا تھا۔